आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। वह हर जगह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे एलजी साहब के जब तक सब लगेंगे नहीं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसमें मैं ज़्यादातर मैं इस चीज़ को अपील कर लेता हूँ, जितने भी जो रिलीजियस हेड्स है उनका आउटरीच ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। तो इन चीज़ को मैं रिलीजियस हेड जितने भी है उनको अपील करता हूँ कि इस चीज़ में आगे आना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली हमें इसमें काम करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे पास अभी डाटा भी नहीं, सॉरी। मैं जितने भी यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आप लोगों को वेलकम करते हैं। एक्चुअली हमारे पास पहले हमारे वर्दी SSP साहब था ही नहीं, तो कल रात को पहुँचा भी हमें अभी मालूम होता है। और फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से आप सबों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में वेलकम करते हैं। आपका ये जो वर्कशॉप एक अच्छा सक्सेसफुल एक इवेंट रहेगा, मैं इस चीज़ को विश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मुझे इसके बाद मुझे जाना भी होगा क्योंकि यहाँ पे और एक इंगेजमेंट है। सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मौका लेते हुए मैं पूरा आपका पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, लद्दाख एकेडमी कन्फेडरेशन और HVT की ओर से। सर कि आप लोगों ने हमारी शॉर्ट नोटिस पे एक बहुत सारे लॉजिस्टिक जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट सर और आपका भी। और सर ने बताया कि हमारे लिए सर ये अभी हमारे मेन स्पीकर आने वाला है, तो इसीलिए कि मैं बताना चाहूँ सर, हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और रिस्पेक्टेड हेडमास्टर हैं, वो हमारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के और इवन की मिडिल स्कूल के भी है सर। क्योंकि सर यहाँ पर हमारे जो बच्चे होते हैं सर, वो 14 से लेकर 17 तक की एज तक के बच्चे जो है वो स्कूल में रहते हैं। और उनका तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बच्चों पे, क्योंकि पंकी सर के लेक्चर के बाद आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा बच्चा जो है नशे की तरफ जा रहा है और कौन सा बच्चे जा नहीं रहा। तो इसीलिए क्योंकि मेरा खुद का भी अंदाज़ा रहा, मैं स्कूल का भी हेड करता हूँ और एक एडल्ट के लिए आफ्टर ग्रेजुएट के लेवल के बच्चों को और आफ्टर ग्रेजुएट के बच्चों को एकेडमी के थ्रू जो है बच्चे मेरे पास पढ़ाने आता है। उसके साथ मेरे अपना एक रेजिडेंशियल एकेडमी भी है। तो इसी चीज़ को लेके, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ बड़े नशे से नहीं, छोटे से कुल्ले से स्टार्ट करते हैं, ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। यही एक शुरुआत होता है जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर है HVT का। और साथ में क्योंकि हमें सर का यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे सर के ब्रॉडकास्ट है, उससे हमें देखने को मिलता है कि सर जो है अर्लियर पहले काफ़ी टाइम तक ड्रग्स एडिक्ट रहा है और ये नशे से छोड़ के अपने आप को रिकवर करके आज एक सक्सेसफुल हमारे पास एक पर्सन है जो एक बड़ा नेशन वाइड सोशल काम करते हैं। तो इसीलिए मैं पंकी सोच साहब को भी दावत देता हूँ। रिस्पेक्टेड मैम, प्लीज हमारे ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर फातिमा नीसा, वी आर वेलकम टू मैम प्लीज। और पंकी साहब प्लीज आइए। नमस्कार जी, मैं थैंक यू करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से और मेडिकल डिपार्टमेंट से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से बता दिया कि आज का जो टॉपिक है ये कोई आम टॉपिक नहीं है, किसी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है या किसी बिजनेस का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाली फ्यूचर को, जनरेशन को शेप अप करने का मुद्दा है। और ये अकेले ना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ना मेडिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ना किसी पॉलिटिकल मूवमेंट की जिम्मेवारी है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हम सबको इकट्ठे मिल करके लड़ना है। और प्रॉब्लम तो सबको मालूम ही है, लेकिन सॉल्यूशन इसका क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। हर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम उसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे हम सेशन को,
पहले तो कुल्लू मनाली में मेरे को पता है, हिमाचल में हमको पता है, दिल्ली में हमको पता है कि किस तरीके से नशा जो है वो अपने पाँव पसार रहा है। और इस एरिया की न्यूज़ भी मैं देखता रहता हूँ। अभी ले के एयरपोर्ट में कोई पायलट को पकड़ लिया हीरोइन लेते हुए, हीरोइन लेकर के आ रहा था। एक किसी टैक्सी वाले को पकड़ा है भी रिसेंटली। तो मतलब कि इस एरिया में भी जो है ये नशे से अब बचा हुआ नहीं है ये एरिया। हालांकि इतनी दूर का एरिया ये था, लेकिन यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इस बीमारी में अपने पाँव पसार लिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? क्या आपका मकसद था यहाँ पे आने का कि आपने अपनी इम्पोर्टेंट जो आपका डे शेड्यूल था उससे आपने 1-2 घंटे निकाल करके आपने बोला कि चलो सुनते हैं इस टॉपिक के बारे में? तो आप प्लीज़ बता सकते हैं थोड़ा सा कि इस एरिया में भी क्या प्रॉब्लम चल रहा है? एनीबॉडी? I'm quite thankful to HVT team, the department, and all the other officials from the school education department, special teachers. See, the problem is I'm from a botany background, a plant biologist and the science policy student. So I've been working on this issue, not in particular, but in other way. Like I'm teaching in a school, in a particular school, so I found many students. So they are drug addicted, like so, but their parents, they are making cover up, no, that my student is completely, I mean, he's not drug addicted at all. The problem, the identification of the person who is drug addicted, I think that can be possible only at school level, right? So because once a student who is addicted, right, so if he is not identified in the society, so that's a very problematic thing. So the first stakeholder in this whole, campaign, I think the teachers are. Exactly, the person is not being handled, no, in a society. I am not, quoting a responsibility of particular stakeholder. I can say that this is a very general issue, and this is a quite serious issue. That any antidote for the different drugs, we have a very important plant which can be used as a, antidote of the drug control. So yeah, so I'm not taking much of your time. If you get time, then speak later on. Yeah, thank you. फैसिलिटेटिंग मी। कल मैंने इंस्टाग्राम पे गूगल पे सर्च किया था, तो वहाँ पे आपकी जर्नी देखी, जहाँ पे आई थिंक 17 इयर्स आपका डी एडिक्शन में था एंड 7 मंथ्स आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। क्योंकि जब ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप उस टाइम 7th मंथ में आपने आप मतलब कितने बार आप रिलैप्स हुए, ऐसे क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि आज आप यहाँ पे पहुँचे हो? सो सारी चीज़ें, ताकि हम अपनी काउंसलिंग स्किल्स को और बढ़ा सके और पेशेंट्स की हेल्प कर सके, किस तरह हम उनकी मदद कर सके। First of all, I heartily welcome you, sir, and I am really thankful to you. Myself, I am in charge of district addiction center Kargil. तो बहुत सारे बच्चों को रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया है, उनको एक रिकवरी का रास्ता दिखाया है। बट मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे सर कि रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सो आई वांट टू नो सर कि आप इस रिलैप्स से कैसे निकले और आपने एक इतना बड़ा जो है वो अचीवमेंट कैसे लिया, ताकि उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि जो है एडिक्शन से निकलना एक पॉसिबल है। उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि एडिक्शन से निकलना पॉसिबल है। बार बार कहते हैं कि वो रिहैब काटते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी फिर से वही सोसाइटी में वो मिल जाते हैं और फिर से उनको क्रेविंग्स आ जाता है और फिर से वो उस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो मैं लद्दाख एकेडमी के थ्रू आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, एक बार जो हमारे पास अभी पेशेंट रिहेबिलिटेशन में भी है, उनके साथ भी इंटरेक्शन करके उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनको भी ये दिखाएं कि आगे लाइफ पॉसिबल है और इस एडिक्शन से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम है ना, लेकिन सॉल्यूशन क्या है और
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी इस टॉपिक के ऊपर बात होता नहीं है। अगर हम लोग अपना एग्जांपल लें, आप लोग अपना एग्जांपल लो, आपके पेरेंट्स ने कब आपसे नशे के बारे में बात की होगी, या आपने अपने बच्चों के साथ कब इस टॉपिक पे बैठ करके डिनर टाइम पे चर्चा की होगी, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा अपना। तो देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बेसिकली बिटवीन द जनरेशंस। जो हमारे पेरेंट्स थे, जब मैं अपनी जर्नी पे आता हूँ, तो जब मैं छोटा था, आपको 1980 के दशक में वापस लेके जा रहा हूँ, 1984 की ये बात है। मैं 7 साल का था, अपने गेट के ऊपर खड़ा हुआ था घर में, और हमारा घर बहुत पुराना है, 120-30 साल पुराना घर है, लोहे का गेट था, वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो कुछ लोग हमारी गली में जो है वो उनके मुंह काले किए हुए थे, उनको जूते का हार डाला हुआ था, गधे के ऊपर बिठाया हुआ था, और सोसाइटी के कुछ लोग थे, 18, 20, 25 लोग, जो उनके साथ आ रहे थे। तो मैं दौड़ मार के अपनी मम्मी के पास गया, मैला जी ये क्या हो रहा है नीचे, मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों। तो मेरी माता जी ने बोला कि ये कुछ गंदे लोग हैं। फिर मैं अपने पिताजी के पास गया, उनका भी यही सेम आंसर था। फिर मैं अपने चाचा मामा अपने उन सब से पूछा, तो सबका एक ही आंसर था कि ये गंदे लोग हैं। लेकिन कौन गंदे लोग हैं, क्यों है, क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, किसी ने मेरे को स्ट्रेट आंसर नहीं दिया। उनको लगा कि बच्चों के साथ इस टॉपिक पे ज़्यादा क्या इनको बताना, या तो वो क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में छप गया, और उनको ला करके मेरे साथ वाली, जो हमारे घर के साथ वाली बाउंड्री वॉल थी, वहाँ पे आर्य समाज का मंदिर है, वहाँ पे उसको ला करके उन लोगों को रख दिया गया। और रात को वो, क्योंकि सारे एडिक्ट्स थे उस टाइम, हीरोइन का नया नया दौर फिर वापस आया था हिमाचल में, और वो सारे हीरोइन एडिक्ट्स थे, और वो खूब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दरवाजे फोड़ रहे थे, और मेरे रूम में वो सारी आवाज़ें आ रही थी। तो एज अ किड मेरे दिमाग में वो जो है प्रॉब्लम की, ये किस प्रॉब्लम से ये लोग जो है गुजर रहे हैं, मेरे को उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। एनी केस वो टाइम बीत गया, और फिर मैं अपनी स्कूल जर्नी पे आया, जैसे सर ने बोला टीचर्स का रोल। और मैं क्लास में अपना बैक बेंचर स्टूडेंट था, मैं पढ़ने में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, यानी कि बाकी मेरे घर वाले जो मेरे कजन्स थे उनको साइकिल फर्स्ट आने पे मिलती थी, मेरे को ये बोला गया था कि तू भाई पास हो जा तो तेरे को साइकिल मिल जाएगी। तो मैं उस एवरेज स्टूडेंट का बच्चा था, और मैं बैक बेंचर होता था। और टीचर्स जब स्कूल में आते थे सुबह, शरारत किसी ने भी की हो क्लास में, पनिशमेंट पंक्ति सूद को मिलनी है, तेरे को उठाते थे, चल क्लास के बाहर। तो मैं एक तरह से उस स्कूल का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया था, क्योंकि मैं हमेशा क्लास के बाहर खड़ा रहता था। और मैं घर जा करके अपने पिताजी को बोलता था कि आप स्कूल की है ना फीस 50% कम दिया करो, क्योंकि मैं आधा टाइम तो स्कूल के बाहर ही खड़ा होता हूँ। पर उस टाइम एज अ किड, उस टाइम जब मैं 8वीं 9वीं में था, उस टाइम किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना। सबको ये लगता था पनिशमेंट दे दी, बाकी पूरी क्लास को जो है सबक मिल गया और मेरे को बाहर कर दिया। लेकिन साइकोलॉजिकली मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जा रहा था, और मेरे को लग रहा था यार मेरे को कुछ तो सोसाइटी में अलग करना पड़ेगा जिससे मेरे को वाहवाही मिले, है ना, लोग मेरे ऊपर भी ध्यान दें। जो स्पोर्ट्स टीचर था, मेरे को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन वो मेरे को लेता ही नहीं था टीम में। वो बोलता था तू शरारती है, वो कभी लेता ही नहीं था, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसने कभी मेरे को इंकरेज ही नहीं किया। तो मैं यहाँ टीचर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आपने उस बात का ध्यान रखना। मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक टीचर का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे सर ने बोला। और जब वो सारी चीज़ें हो रही थी तो मेरे को लगा कि यार एक और उस टाइम संजय दत्त की फिल्मों का दौर था, वो मैं सिगरेट पी करके स्टाइल से चलना, तो हमको लगता था जो ये चीज़ें करते हैं ये लोग, ये अलग है, यानी कि ये लोग हीरो हैं, ये रोल मॉडल्स हैं हमारे। और बात वही हुई कि मैंने शुरुआत जो है सबकी जो होती है बहुत छोटी चीज़ से होती है, और मेरी शुरुआत भी जो है बीड़ी मैंने उठाई थी, चुराई थी, और पहले मैंने उसको एंजॉय किया। जब मैंने वो पहला कश लगाया तो खांसी हुई, अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर ट्राई किया, फिर उससे दूसरी सिगरेट पे आए, फिर चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता। और स्कूल में बात फैल गई थोड़ी, वो हो गया लड़कों में कि भाई अच्छा ये तो सिगरेट पीते हैं, तो वो 3-4 लड़कों का हमारा एक अलग ग्रुप बन गया जो बैड बॉयज़ के नाम पे आ गया, लेकिन स्टिल वी गॉट फेमस।
बोलते नाम होना चाहिए, चाहे काम करके हो चाहे बदनाम होकर के हो। तो हमारा नाम जो है वो बदनाम होकर, और हमको उसमें अच्छा लगने लगा, एक फीलिंग, क्योंकि अब एक लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, टीचर्स का, सबका, तो किसी ना किसी रूप में अब हम उनकी नज़रों में जो है आ चुके थे। और पर लाइफ में वही था आगे बढ़ते हुए कि क्या करना है। और जब मेरे बाकी 10th का हमारा एग्ज़ाम हुआ और बाहर जा कर के दिया, तो जितने पैसे मिले थे घर में, हमने बाजीगर पिक्चर उसी दिन रिलीज़ हुई थी, मैथ्स का पेपर था, तो हमने सिगरेट्स खरीदे, कुछ जॉइंट्स। कुल्लू में चरस का बड़ा आम रिवाज है, तब तक एक स्टेप में सिगरेट से आगे बढ़ के चरस पे आ गया था। हमने सिगरेट में जॉइंट भरा, बाजीगर पिक्चर देखी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अगले दिन मैथ्स का पेपर दिया, क्योंकि वो 90s में उस टाइम रूल था, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप पास होते थे और कंपार्टमेंट्स नहीं आती थी। तो मैंने खाली पेपर अपना मैथ्स का पकड़ा करके, क्योंकि मैथ्स को कभी समझ आया भी नहीं था अपनी लाइफ में, वो पकड़ा करके हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन इसी के साथ फिर जो है जर्नी शुरू हुई कि कुल्लू से बाहर निकलना है, कुल्लू से चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ भेज दिया देखा देखी में सारी, जैसे कि शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का चंडीगढ़ जा रहे, तो ये क्यों यहाँ पे, तू भी जा भाई चंडीगढ़ पढ़ने। और चंडीगढ़ स्कूल में एडमिशन ली, और वहाँ पे मेरा एक्सपोजर फिर जो है वो और एक स्टेप आगे आकर के, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस दायरे में था जिसमें मेरे को सिगरेट और चरस का एक्सपोजर था, तो ध्यान जो था वो सारा उसी तरफ था यार, कि यहाँ पे मेडिकल टर्म्स में जो है उस टाइम दवाइयाँ आती थी, और वो दवाइयों का यूज़ हमको चंडीगढ़ में पता चला 94-95 में कैसे करते हैं। और फिर वहाँ पे अलग अलग गोलियों के साथ जो मेडिकली प्रिस्क्राइब थी गोलियाँ, उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, और हमने उनका अब्यूज़ करना शुरू किया। और घर से जितने पैसे आते थे, घर में पिताजी को बोल दिया कि एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी है यदि, और फिर मम्मी को बोल दिया साइकिल की चेन खराब हो गई है, फिर चाची आई तो उसको कुछ बोल दिया। तो हर तरीके से सबकी टोपी घुमाने का काम शुरू कर दिया कि कहाँ से कैसे पैसे आए और हम उसको अपने नशे के लिए इस्तेमाल करें। तो प्रॉब्लम वही थी, प्रोग्रेसिव डिजीज थी, कम होने वाली नहीं थी, कंट्रोल होने वाली नहीं थी, बढ़ती बीमारी थी। और उसके चक्रव्यूह में तब तक रियलाइज नहीं किया था कि मैं एक चक्रव्यूह में जो है वो फंसता जा रहा हूँ और इससे बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। और तब चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम जो है मैं हीरोइन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और उसको जब हमने अपनी नसों में इंजेक्ट किया तो एक आनंद, एक प्लेजर जो है वो एक अलग ही था। और मेरे को लगा यार अभी तक तो हम अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे, उसने बहुत हाई दिया, बहुत एनर्जी दी, इंस्टेंट एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा दिया। तो मेरे को लगा यार असली चीज़ तो ये है, हम तो बेकार ही फिजूल की चीज़ों में पड़े हुए। और वो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस जो है हीरोइन बना उस टाइम। और वहाँ से फिर तबाही की कहानी शुरू होती है। और जब मेरे दोस्त अपने कैरियर के बारे में सोच रहे थे, बात कर रहे थे, तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि हम और नशा कहाँ से करेंगे, सुबह का करेंगे, शाम को कैसे करेंगे। और यही था कि सिर्फ सैटरडे नाइट को करेंगे। लेकिन वो मेरी लाइफ में कब वो सैटरडे नाइट फ्राइडे बन गई, कब थर्सडे बन गई, कब वेडनेसडे, कब ट्यूसडे, कब संडे, और वो हफ्ता, वो पूरा महीना और पूरा साल, वो मेरी लाइफ में मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं उस ट्रैप में जा कर के फंस गया। और फर्स्ट टाइम जब मैंने सैटरडे को नशा किया और जैसे मंगलवार का दिन आया, तो मेरी बॉडी में ना अजीब सा एक एंजाइटी होने लगी। ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पेट में हल्की सी दर्द शुरू हुई, आंखों से आंसू पानी निकलने लगा। तो उस टाइम समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन जो मेरे साथ था उसने बोला चल बोला एक लगा लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यार फिर जा करके उसको यूज़ किया और मैं एकदम फिर ठीक हो गया, जैसे नॉर्मली आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरे को लगा यार ये तो ठीक है, ये तो मैं फिर ठीक हो गया। और फिर वही मेरी लाइफ में वही चीज़ जो है, एक मेरा लोगों का होता है सुबह उठ के नहाना धोना ब्रेकफास्ट करके काम को जाना, हमारा था सुबह उठना और नशे को ढूंढना कहाँ पे मिलेगा। और उसी में सारी लाइफ का चक्र जो है वो नीचे डिप्रेशन में और मेरे को खींचता चले गया। रॉक बॉटम्स देखे, अब मेरे को क्या चाहिए होता है नशा करने के लिए, कहाँ से मिलेगा।
क्या चाहिए? पैसा। अब पैसे घर वाले तो देंगे नहीं, और क्योंकि घर वालों को तो हमने बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया था, ट्यूशन के लिए भी मांग लिए थे, साइकिल की चेन टूट गई थी उसके भी मांग लिए थे, पेंट फट गई थी उसके भी ले लिए थे, तो कितने बहाने लगाते। तो चंडीगढ़ में फर्स्ट साइकिल की चोरी मैंने यूनिवर्सिटी से की थी, जब हमने साइकिल उठाई यूनिवर्सिटी से जा कर के, और वो साइकिल बेची हमने, उससे जो पैसे मिले मैं कहा यार ये तो और बढ़िया चला, घर वालों से कहे वो, तो वो जो है साइकिल की चोरी से शुरू हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम गाड़ी के स्टीरियोज पे आ गए। चंडीगढ़ में बड़े सुंदर गटर के ढक्कन होते थे जिसमें पूरा मैप इनग्रेव्ड होता था, हमने बहुत सारे वो गटर के ढक्कन बेचे, और पित्तल के नलके उस टाइम घरों के बाहर लगे होते थे, पित्तल के नलके खोलने शुरू कर दिए। तो एक बच्चा जहाँ पे उसका फोकस होना चाहिए था पढ़ाई, अपना कैरियर, अपना सब कुछ, फोकस पूरा चेंज हो गया, वो पूरा नशे की तरफ चले गया फोकस। और फिर उसी के बाद कुल्लू वापसी हुई, तो मैं कुल्लू में भी उस टाइम गोलियों का और बाकी मेडिकल ड्रग्स का वहाँ पता नहीं था, तो मैं अपने साथ लेकर के आया और मैंने वहाँ कुछ लड़कों को बिठा करके करवाया, और कुल्लू में भी फिर वो कल्चर जो है हमारे बाज़ार में वो शुरू हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन बच्चों में आ गए बाज़ार के, जो मम्मी बोलती थी भाई इन लड़कों के साथ तुमने जो, जैसे आप बोलते ना, उनके साथ नहीं घूमना है सोसाइटी में, तो हमको सोसाइटी ने भी एक दरकिनार कर दिया, एक साइड पे कर दिया कि इन लोगों के साथ तुमने नहीं घूमना है। लेकिन किसी ने प्रॉब्लम पूछने की जहमत नहीं उठाई कि प्रॉब्लम क्या है भाई तुमको, क्यों आप लोग इस तरीके के साथ। उस टाइम शायद अर्ली 90s में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी नशे को लेकर के, और छोटी मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो वही था कि पिताजी को दुकान जाना है, मम्मी चाची ताई सारे घर के काम में लगे हुए, 8-10 बच्चे, तो ऐसा ही ध्यान जाता नहीं था किसी के ऊपर। और वही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को लगा यार अब इसको मेरे को जो है छोड़ना चाहिए कि मैं फंस चुका हूँ इस चीज़ में, ऐसा हल्का रियलाइजेशन आता था। लेकिन जैसे ही छोड़ने के लिए सोचते थे तो वो फिर वही सिम्टम्स होते थे, पेट में दर्द होता था, आंखों से पानी निकलता था, और वो एक असहनीय पीड़ा होती थी, इतनी दर्द होती थी, इतनी तकलीफ होती थी कि यार मैं होता था छोड़, चाहे घर में नंगे पाँव हो, जैसे वो भी बाहर निकल के हम अपना नशा ढूंढते थे और करते थे, और जैसे ही वो पहला धुआं या पहला सिरिंज या पहला गोली शरीर में जाती थी, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता था मेरे लिए, और मैं एक आम आदमी की तरह फिर जैसे काम कर रहे या जो भी अपने टास्क थे वो पूरा करता था। लेकिन ये समझ आ चुका था कि अब मैं जो है मेरी ज़िंदगी को चलाने वाला मैं खुद नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला एक पीछे फोर्स है जो मेरे लाइफस्टाइल को अब जो है उसका जो हैंडल था ना मेरी लाइफ का, वो उसके पास था, है ना, और वो चीज़ थी नशा। नशों के नाम आप जितने मर्जी लेते चलो, प्रॉब्लम लेकिन सबकी एक ही है। फिर लगा आहिस्ता आहिस्ता यार कि शराब की तरफ चलते, शराब तो सोशली एक्सेप्टेड है, सरकार ही बेच रही है, मामा चाचा ताए सारे पीते, 2 पैक और हम भी शुरू करते हैं। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे को अपना ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिला था, शरीर में बहुत तकलीफ हो रही थी, 200-250 रुपये जेब में पड़े हुए थे, पैसे भी नहीं थे, तो मैं शराब के ठेके पे गया, जबकि मेरा कभी भी चॉइस रहा नहीं शराब का। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे पैसे दिए, मैंने एक बोतल ली और बैठ गया। मेरे को शराब पीने भी नहीं आती थी, लेकिन शरीर में उस टाइम इतनी तकलीफ हो रही थी और वो सब कुछ हो रहा था कि मेरे को उसको काउंटर करना था किसी चीज़ से। और मैंने वो बैठ करके पहले दिन वो पूरी शराब की बोतल ख़त्म की और बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, और फिर किसी ने उठा करके मेरे को घर के गेट के बाहर छोड़ दिया। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि अगर मैं शराब पीता हूँ और ड्रग्स करता हूँ तो उसकी तकलीफ़ 10 गुना और बढ़ जाती है, और वो दिन मैं आज दिन तक अपनी लाइफ में नहीं भूलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस दिन जो है मेरे को उस रिएक्शन ने किया था। और अब बात आ गई कि इसको छोड़ना कैसे। गुरुद्वारे में चले गए, पीरों पे चले गए, लेकिन कहीं कहीं मेरे को इस चीज़ से छुटकारा मिला नहीं, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ थी, ये बढ़ती जा रही थी। जो पहले मैं
थोड़े से नशे में जो मेरे को अच्छा लगता था वो मेरे को और ज़्यादा और एक पैटर्न ये मेरा ये बन गया था कि जब ज़रूरत नहीं होती थी मैं तब भी उसको यूज़ करने लग पड़ा कि इसको बस यूज़ करना है तो करना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेकर के बैठते हो रील्स देखने, आपको रील देखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक पैटर्न बन गया है, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने बस देखना है इसको, है ना। तो वो सेम आपकी वो ये हैरानी होगी सुन के भी, मोबाइल एडिक्शन एंड ड्रग एडिक्शन के जो फिजिकल विड्रॉल्स है दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। आप अपने आप से 1 घंटे के लिए मोबाइल को दूर करके देखो और आपकी बॉडी में एक अलग से क्रेविंग होना शुरू हो जाती है ना। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, और लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही थी, पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से निराश था, हताश था, रास्ता ढूंढ रहा था बाहर निकलने का, लेकिन रास्ता कोई मिल रहा नहीं था। और फिर वही हुआ कि अपने आप को बड़ी मुश्किल से 3 महीने जो है मैंने क्लीन किया। बीच में मेरी फैमिली को भी, मैंने आपको कहा ना मिडिल क्लास फैमिली थी, घर में नशा किसी ने पहले किया नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि किस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ। और उनको बीच में बाज़ार से पता चला कि भाई ये कुछ ऐसा कर रहा है, तो मेरे पिताजी उठा के मेरे को जलंधर लेकर के गए वहाँ पे, और वो एक हॉस्पिटल था जहाँ पे लिखा था 3 तरह के इलाज, ये शायद 99 या 2000 की बात है, मैम आइडेंटिफाई कर पा रहे इस चीज़ से और वहाँ पे लिखा था 1 दिन का इलाज, 24 घंटे का इलाज, 1 महीने का इलाज और 1 हफ्ते का इलाज, और तीनों के अलग अलग रेट्स लगे हुए थे। और फैमिली जो होती है ना, वो एक एडिक्ट तो मजबूर होता ही होता है, आसपास का पूरा परिवार भी उसका पूरा मजबूर होता है उसको छोड़ने के लिए, कि इसे कैसे छुड़वाएं, क्योंकि इफेक्टेड सिर्फ वो एडिक्ट नहीं है, उसके माँ बाप, अगर शादीशुदा तो उसकी वाइफ, आसपास की सोसाइटी, आसपास के दोस्त, सभी लोग उस चीज़ से इफेक्टेड होते हैं। तो पिताजी वहाँ पे गए, उन्होंने काफ़ी बातचीत की और फिर फाइनली वो 24 घंटे वाले इलाज पे आए। उनको लगा कि यार जितनी जल्दी ठीक हो जाए अच्छा हो जाएगा, और काफ़ी महंगा इलाज था, हमारी पहुँच से बाहर था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको ऑप्ट किया और वो जो इलाज जो है वो शुरू किया। उस डॉक्टर ने मेरे को कुछ इंजेक्शन लगाए, लिटा दिया, गले में एंडोस्कोपी पाइप डाली, वट एवर रीज़न। और सुबह जब मैं उठा अगले दिन 36 घंटे गया, तो सामने एक थैली लटकी हुई थी, उसमें कुछ पानी था, और डॉक्टर साहब आए, बोलते जी हमने आपके शरीर से सारा नशा निकाल दिया, अब आप नशा मुक्त हो गए। मैंने वाह यार ये तो बढ़िया हो गया, मैं तो ठीक हो गया, और मैं बड़ा खुश था उस टाइम। और नशा मुक्त होने का मेरे को लगा कि मैं सिर्फ एक अपना जो चॉइस ऑफ ड्रग है इसको छोड़ूंगा, बाकी शराब वगैरह तो ठीक है, वो तो सोशली एक्सेप्टेड है, वो कर लेंगे, तो सिगरेट पी लेंगे, चरस पी लेंगे, वो तो छोटी चीज़ है, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को लगता था कि मेरा नशा प्रॉब्लम सिर्फ मेरा चॉइस ऑफ ड्रग है जो हीरोइन है, बाकी नशे मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं निकला वहाँ से, कुल्लू आया, डॉक्टर ने मेरे को जाते जाते ये बोला था कि भाई जो पुराने दोस्त है और पुरानी जगहों पे तूने नहीं जाना है। लेकिन मैं कुल्लू पहुँचा, वो थे तो थे ही आज़ाद पंछी, और फिर निकल गए। मैंने यार जो मेरे दोस्त पीते उनको भी मैं बता दूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ। और वो लोग पी रहे थे, अपना कर रहे थे, और मैं उनको जा कर के भाषण देने लग पड़ा। वो 5 लड़के नीचे बैठे थे और मैं खड़ा हुआ था। मैंने यार मैं तो ठीक हो गया, तुम सारे नशेड़ी मेले यहाँ पे नशा कर रहे हो, मेला ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती है। और ये तब बोलते बोलते जो मेरा खिंचाव था, जो मानसिक खिंचाव था उस नशे की तरफ, जो मेंटल ऑब्सेशन था, कब मैं ये लाइन बोलते बोलते उन लोगों के साथ बैठ करके अगली पन्नी और पाइप और इंजेक्शन मेरे हाथ में था, और मैं लगा रहा था, और मैं फिर भी उनको भाषण दे रहा था। तो मेरे को लग रहा था अब तो मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, है ना। और वही बात हुई, फिर मेरा रिलैप्स हुआ। उसमें उस टाइम तो रिलैप्स की परिभाषा भी नहीं मेरे को मालूम थी कि क्या होता है। तो मेरे को लगा कि यार फिर नशा कर लिया, और फिर हम वापस उसी स्टेज पे एक बार फिर वो चीज़, और 24 घंटे तो हुए थे, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, और वो इलाज भी पूरा फ्रॉड था। तो वो सारी चीज़ें जो है मेरे को लगा यार कि ये तो कुछ ठीक हो नहीं रहा है प्रोग्राम। और फिर मैंने अपने आप से, अपने विल पावर से कोशिश की अपने आप को ठीक करने की, और मैं अपनी चॉइस ऑफ ड्रग से दूर हुआ, और 3 महीने में जो है बिल्कुल
क्लीन हो गया उस चीज़ से। मैंने 3 महीने वो नशा नहीं किया। तो घर वालों को लगा कि अब तो ये ठीक हो गया, अब इसको जो है उठा के इसकी क्या कर दो, शादी। अब जैसे ही वो शादी हुई मेरी, और फिर वो थोड़े बहुत पैसे मेरे हाथों में आए, जो शगन के पैसे थे, सोने की अंगूठी मिली थी, XYZ जो भी था। तो अब लगा यार अब तो शादी हो गई, और 1 हफ्ता में क्लीन चला, और फिर मेरा रिलैप्स हुआ, और फिर मैं जा करके अपना नशा लेकर के जो है वापस आ करके अपना पीने लग पड़ा। और मेरी वाइफ जहाँ से थी उसको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पालमपुर जैसी जगह में, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या चीज़ होती है। ये कुल्लू वालों को तो फिर भी मालूम था कि क्या चीज़ होती है। और वही बात हुई वहाँ पे कि रिलैप्स हुआ फिर से, और फिर मैंने नशा वो शुरू किया। एक एडिक्ट जो होता है उसकी सबसे फेवरेट प्लेस होती है बाथरूम। वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो एक बाथरूम में बिताता है। और मेरी वाइफ भी यार शादी का देखती थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मेरा बेटा पैदा हो चुका था, सिजेरियन। मेरे को कुछ पैसे दिए गए, वहाँ से बोलते घर जा ऑटो में, और वहाँ से कुछ दूध और ये सारा सामान लेकर के उन्होंने लिस्ट नहीं बना करके, और 1000-1200 रुपये मेरे हाथ में दिए। और जब मैं वो ऑटो लेकर के जा रहा था तो मेरा मेंटल ऑब्सेशन, मेरा मानसिक खिंचाव फिर वही बना कि यार तेरे तो बेटा हुआ है, तेरी तो पार्टी बन गई, तू काम घर को चलाओगे। और वो मैं पैसे लेकर के जो मेरे को दवाई और उसके लिए दिए थे वो लेकर के मैं अपने पैडलर के पास चले गया, उससे फिर नशा खरीदा, और रात को 3 बजे तक मैं बैठ कर के वो नशा कर रहा था। और कुछ होश थी नहीं। जब मैं घर पहुंचा तो भाभी से भी गालियाँ पड़ी, सब कुछ हुआ। तो मेरी लाइफ में है ना, मैं इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली चारों तरफ से मैं हार चुका था, बिल्कुल हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, और मेरे को समझ आ नहीं रहा था अपनी लाइफ के साथ आगे करना क्या है। तो वो सुसाइडल थॉट्स कि चलो जिंदगी को ख़त्म करते हैं, तो इस सारी चीज़ों से जो है मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो एक एडिक्ट होता है ना, वो देखने में सोसाइटी में चाहे कुछ भी कर रहा हो, अंदर से बड़ा डरा हुआ एक इंसान होता है। और मैं जब अपना सुसाइडल थॉट्स के लिए ब्यास नदी में गया, जैसे आपके यहाँ नदी बह रही है, जैसे ही नदी में पाँव डाला, मैं यार पानी बड़ा ठंडा है भाई, यहाँ पे नहीं बात बनेगी, और मैं वापस आ गया अपने घर को। अब घर वालों को लगने लगा यार कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कोई। अब आप देखो एक एडिक्ट का दिमाग कैसे चलता है। तो मैं अपने घर में आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलाने लगा कि बाहर से किसी ने जादू टोना या काला जादू कर रखा है घर को। तो मैंने नींबू, मिर्च, सिंदूर लेकर के, जहाँ मेरे पिताजी रोज गार्डनिंग करते थे, मैंने रात को जाकर के वो सारा छुपा दिया उधर, एक हड्डी का टुकड़ा लेकर के। और वो सुबह खुदाई कर रहे थे वहाँ पे, और वो उनको मिला, तो वो जा कर के मम्मी के पास गए, बोलते यार ये देखो किसी ने ये क्या किया हुआ है। तो मदर्स को तो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्न बोलते, हाँ यही कारण है कि हमारे घर में जो है इतनी उथल पुथल मची हुई है, और ये जो है ये किसी ने जादू टोना कर रखा है, बोला इसका कुछ इलाज करवाते। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया, और उस पंडित ने जो है फिर बताया कि आप इतना ग्राम सोना जो है नदी में जाकर के डालो, तो वो जो है ठीक हो जाओगे। और मेरा दिमाग ये चल रहा था यार कि मेरा भी ये सोना लेकर के जाएंगे, डालेंगे, और मैं निकालूंगा पीछे से। तो एक एडिक्ट इतना शातिर हो जाता है कि, और वो किस तरीके से अपनी दुनिया बनाता है, किस दुनिया से अपना चैनल बनाता है पैसे इकट्ठा करने का, वो उसको खुद भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि रोज नशा करना है, रोज पैसे चाहिए, कोई मुफ्त में देता नहीं है। और उस टाइम भले जमाने में भी रोज का 2 से 2,500 रुपये मेरा खर्चा था, जो शायद मेरे पिताजी की आय से बहुत ज़्यादा था। और वो पैसे रोज कहाँ से मैं इकट्ठे करता, तो मेरे को आज दिन तक खुद नहीं पता है कि रोज ये तो एक कहानी है, रोज की एक नई कहानी होती। और फिर बात वही हुई कि 2005-06 की ये बात हो चुकी थी। मैं आपको तो जैसे बोलते हैं ना, भगवान एक संदेश भेजता है ऊपर से। वो 1.5-2 महीने का था।
मतलब तू ऐसा कर, इसको कैच कर, और मैंने उसको हवा में ऊपर उसके पास फेंक दिया। ये तो इतनी कृपा हुई कि उसने उस बच्चे को पकड़ लिया। और उस दिन मैं ऊपर चढ़ा, वो बच्चा मेरी गोद में था और मैं अपना नशा कर रहा था। और उस दिन मैं बोल रहा था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, मेरा दो में से एक काम कर, इससे ज़्यादा अब जो है इस चीज़ को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बात वही थी, ये रियलाइजेशन तभी होता था जब शरीर में नशा होता था। जब वो नहीं होता था तो फिर वही दर्द, वही एंजाइटी, वही सब चीज़ें, और मैं वापस उस रास्ते पे जाता था क्योंकि विल पावर मेरे लिए काम कर नहीं रही थी। ऐसे ही मेरी लाइफ में एक और दोस्त था मेरा, राहुल। वो भी मेरी तरह ही था, लेकिन उसके फादर सीएमओ रहे थे कुल्लू के, और उन्होंने एड्स प्रोग्राम शुरू किया था। और वो भी सेम मेरी पोजीशन में था, वो भी एक हेरोइन यूज़र था। और बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने, उसके फादर ने सब दवाइयाँ और वो सब चीज़ें उसके ऊपर उन्होंने ट्राई कर ली थी पिछले 5-6 साल में, लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए काम नहीं कर रही थी। तो फाइनली उसे हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्र होते नहीं थे, तो उसको उठा करके दिल्ली ले गए थे, और दिल्ली से वो ठीक होकर के वापस आया था। तो ऐसे ही मेरे को मिला एक दिन, उस दिन, और पूछता, मिले राहुल तू तो ठीक लग रहा है बहुत। बोलता मैंने तो छोड़ दिया। मिले तूने छोड़ दिया? मिला ऐसा कैसा हो गया? मिला, और वो मेरा बचपन का दोस्त था, पर उससे कहीं एक होप का एक मेरे को वो मिला, एकदम से चिल्ला रही है ना कि ठीक हो गया, ठीक लगा। पर मैं नहीं, फिर मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, मैं अपने रास्ते हो गया। पर मेरे घर वालों को मैसेज रिहेबिलिटेशन सेंटर का मिल चुका था। और एक और दिन जो मेरी लाइफ का अच्छा दिन था, वो था 13 फरवरी 2007। मेरे को शादी की तारीख याद नहीं है आज दिन तक कब हुई थी, लेकिन मेरे को ये तारीख आज दिन तक याद है। 20 साल पहले जब मैं फिर वापस आया और मैंने अपने बेटे को ऐसे ही घर के बाहर छोड़ा था, और मैं फिर नशा कर रहा था बैठ करके किसी बाथरूम में, तो मेरा भाई कहीं से आया। मेरा भाई जो प्रोफेसर है, इको टूरिज्म के रहे, वो उस टाइम प्रोफेसर थे। फिर उन्होंने अपनी PhD BC में की, अभी वो वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र हैं इको टूरिज्म पॉलिसीज़ में अरुणाचल प्रदेश में। तो एक अच्छा भाई होने का भी बहुत बड़ा रोल होता है घर में। और उन्होंने उस दिन वो दरवाज़ा तोड़ा, मेरे को खींच के लेके आए, बहुत मार कुटाई हुई घर में, सारे शीशे टूटे, मेरे भी खून निकल रहा था, सब कुछ था। और जब इस सारे बीच में मेरी वाइफ आई उठ करके, और उसने मेरे को एक जोर से थप्पड़ मारा। बोलती अब तो बस कर, बोलती अब क्या रह गया तेरे को तबाह करने को। बोलती मेरे को तूने ख़त्म कर दिया, घर वालों को ख़त्म कर दिया, पैसा ख़त्म कर दिया, मैंने दुकान के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया था। बोलती अब क्या चाहिए तुम्हें? और वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर वही था, मैं घर वालों को बोल रहा था कि मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ, और आप जो लोग कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। उन्होंने मेरे को रस्सियों में बांध दिया और गाड़ी की डिक्की में, मेरे को इनोवा की डिक्की में डाल दिया, क्योंकि मेरे को दिल्ली लेके जाना था नशा मुक्ति केंद्र में, 500 किलोमीटर दूर, 14-15 घंटे का सफ़र था। तो मैं घर में जाते हुए ये बोल के गया था कि मैं आग लगा दूंगा वापस आ करके, क्योंकि मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ और मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये देखते देखते तो 17 साल ऑलरेडी निकल चुके थे कि कब कंट्रोल करता और कितना वो करता। घर वालों को एक फैसला लेना पड़ा था, और मैं दिल्ली जब पहुंचा और उस नशा मुक्ति केंद्र में मेरे को लेके गए, तो उन्होंने बोला और क्या? मैंने जी मेरे को सिर्फ नशा करना है। तो उन्होंने मेरे को दिया, मैंने बैठ कर के किया जितना कर सकता था जब तक ब्लैकआउट नहीं हुआ। और फिर उस नशा मुक्ति केंद्र में 13 फरवरी को मैं उस नशा मुक्ति केंद्र के दरवाजे के अंदर घुसा, और जब मैं सुबह उठा अगले दिन, तो फिर शरीर में वो सारी चीज़ें, क्रेविंग, वही दर्द, वही ऐंठन, वही लूज मोशन, वही सब कुछ शुरू हो गया। और मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी कोई दिल्ली का एडिक्ट होगा, उसको डिटॉक्स रूम जिसको बोला जाता है, सीधे आपको ट्रीटमेंट में नहीं भेजते, डिटॉक्स रूम में भेजते। और मैंने लाइफ में पहली बार किसी जिंदा आदमी के पाँव में कीड़े चलते देखे थे। उससे स्मेल आ रही थी, उसके पाँव में लंबा कट लगा हुआ था। मैंने यार तेरे पाँव में तो कीड़े चल रहे, बोलता शुगर कर तू अंदर आ गया, नहीं तो तेरे पाँव में भी चलते अगर तू अंदर नहीं आता तो। मैंने पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। खैर वो लड़का 3-4 दिन के बाद चले गया, उसके आगे पीछे कोई था, उसको वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र से भेज दिया गया। लेकिन वो दिमाग में मेरे वो छाप जो है पड़ चुकी थी।
लेकिन अभी भी सुधरने का कुछ था नहीं, क्योंकि वो मानसिक खिंचाव, जो मेंटल ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है इस चीज़ के लिए कि मैं भी ऐप से जब बाहर निकलते थे रोज़ हम देखते थे दीवारें कितनी ऊंची है, चाबी किसके पास है, कब कौन आकर के चाबी खोल रहा है, कैसे गेट खुलता है, कहाँ से भाग सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में जो है चलती रहती थी। और मेरे को आभास हो गया था कि मेरे को नशा मुक्ति केंद्र में लेकर के जाएंगे, तो मैंने उससे करीब 15-20 दिन पहले ही अपनी कुल्लू में एक जैकेट तैयार करके रखी थी, जिसमें मैं अपना सामान छुपा करके आया था, अपने ड्रग्स, और मैंने इतनी चालाकी से उसको तैयार किया था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। और वही बात हुई कि उसमें बोलते थे लिख के दो आपको क्या चाहिए, क्योंकि दिल्ली में था, ठंड के दिन थे, मैंने जी मेरे को कुल्लू से वो जैकेट मंगवा दो आप। और वो जैकेट आई, उस टाइम मेरे को 4था-5वां दिन था नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। एक वहीं पे निज़ामुद्दीन से एक लड़का मेरे साथ था, उसका नाम दाऊद था, वो भी हीरोइन एडिक्ट था और बाकी नशे भी करता था जैसे। तो जैसे ही वो जैकेट मेरे पास पहुंची अंदर, मैंने दाऊद को बोला, मेरा दाऊद मेरा जैकेट आ गई। बोलता तो मेरे इस जैकेट में हमारी मनपसंद चीज़ है। और उसके भी कान खड़े हो गए, मेरे भी कान खड़े हो गए, और हम दोनों बाहर निकल के रास्ता देखने लगे अब कैसे इसको इस्तेमाल। लेकिन कहीं ना कहीं वो 4-5 दिन जो अंदर मैंने बिताए थे, उसमें मैं बातें सुन रहा था। हमारे सामने रिएम में लिखा हुआ था जस्ट फॉर टुडे, आज मत करो, स्टिक टू द विनर, जो उनके साथ जुड़े रहो, एक दिन के हिसाब से नशा मत। वो पॉजिटिव इफेक्ट भी कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका था। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो जैकेट उठाई और मेरा काउंसलर आगे से आ रहा था और मैंने वो जो है उसके हाथ में दे दी। मेरा सर ये जो है मैं नशा अंदर लेके आ गया था और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। और तो मेरा काउंसलर भी हैरान हो गया कि यार इन्होंने अंदर पहुँचा दिया। पहले तो गेट ड्यूटी पे जो बैठे थे, पहले तो उनकी बारी आई कि तुमने अंदर कैसे जाने दिया, क्योंकि आता नहीं है रिहैब्स में ये सारी चीज़ें, है ना। पर वो बाई चांस आ गया था, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कि कुछ हो जाए। तो वो सोच रहे होंगे कि हिमाचल से आया हुआ है, थोड़ा वैसे होगा, लेकिन वो एडिक्ट का दिमाग तो पूरी दुनिया में एक जैसे ही होता है। और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी रिकवरी की जर्नी चालू हुई। पहला 1 महीना बीत गया, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज ये आया कि फिजिकली मैं ठीक होने लग पड़ा, नहाने धोने लग पड़ा, ब्रश करने लग पड़ा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने लग पड़ा, 3 चीज़ें करने लग पड़ा जो मेरी लाइफ में बहुत सालों तक मैंने किया नहीं था। और थोड़ी भूख खुलने लगी। शुरू के 28 दिन में सोया नहीं था और आंखें ऐसे खोल करके पूरी रात बैठे रहते थे। मेंटली सो जाते होंगे, लेकिन वो दिमाग कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से, क्योंकि और वहाँ पे मेरे को ऑफर किया कि आप दवाई ले लो, पेन किलर्स ले लो, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी किस्म का भी था मैं, तो मैंने बोला नहीं। मैंने किया तो जब तक यूज़ किया तब तक पूरा उससे किया, अब जब छोड़ूंगा तो पूरे नेचुरल तरीके से छोड़ूंगा, और जितनी दर्द अब हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बहुत दर्द, सहनीय दर्द जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने सही। और फिजिकली तौर पे जो है मैं 1 महीने में ठीक हो गया, यानी कि फिजिकल डिमांड अब मेरी नहीं रही थी जो 10, 12, 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेंटल ऑब्सेशन, जो मानसिक खिंचाव होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। तो एक एडिक्ट की लाइफ में फिजिकली तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन मेंटली जो मानसिक खिंचाव है ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। और फिर वो दिमाग से वो चीज़ें जा नहीं रही थी। मैं अपने आप ही बाथरूम में बैठ करके, जो रिहैब का बाथरूम था उसमें जाता था, मैं हवा में ही अपना नशा निकालता था। उसको मैं सोचता था कि अब मैं उसको भर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे को उसी चीज़ में मज़ा आता था। और क्योंकि वो मेंटल मेरा दिमाग जो है वो वैसे चल रहा था, और चीज़ें बेहतर होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। मेरा एक अच्छा ग्रुप बन गया रिहेबिलिटेशन सेंटर में। कुछ लोग और मिले जिनकी जर्नी बिल्कुल मेरी तरह थी। एक लड़का दिल्ली से था, उसकी लाइफ स्टोरी बिल्कुल सेम डिटो मेरी तरह थी। बस ये फ़र्क था, मैं पहली बार नशा मुक्ति केंद्र में आया था और वो 10वीं बार आया था। वो 10 इलाज पहले ले चुका था। उसका नाम विष्णु था। और मैं उसको पूछता था, यार मेरा विष्णु भाई तू तो 10 बार आ गया यार, मेरे साथ भी क्या यही सब चलेगा? मेरा क्या इतना मुश्किल चीज़ है ये छोड़ना है? मेरा क्या चक्कर है ये सारा? और वहाँ पे पीटर होता था, रॉबर्ट होता था, वो सारे एल्कोहलिक्स थे।
और वहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर भी था दिल्ली का, वो भी अल्कोहलिक था, वो सरदार जी थे। एक जावेद भाई होते थे, वो भी थे वहाँ पे। तो उस छत के नीचे है ना हम सारे ही थे, कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं था किसी भी चीज़ का, कि तू पंजाबी है या तू मराठी है या तू सरदार है या तू हिंदू है या तू मुसलमान है। मैंने यार इस छत के नीचे तो सारे एक जैसे ही है, मैंने सब इकट्ठे बैठ कर खा पी रहे, सब बातें कर रहे। और जावेद जो था उसने बड़ी मेरे को होप एंड स्ट्रेंथ दी, वो मेरे को सिखाता था, क्योंकि उसको काफ़ी लंबा उसका 5वां महीना चला हुआ था, और वो मेरे को बताता था कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। विष्णु के साथ मेरे को बड़ी अपनी लाइफ की वो मिलती थी कि इसकी लाइफ भी मेरी तरह है, और उसको मेरे से होप मिलती थी। तो बड़ा अच्छा एक अंदर जो है रिकवरी ग्रुप बन गया था। मेरे घर वाले मेरे को प्यार कर सकते थे लेकिन मेरे को समझ नहीं सकते थे। मेरे को वो लोग चाहिए थे जो मेरे को समझ सके, जो मेरी फीलिंग्स को समझ सके। और वो लोग मेरे को जो है पहली बार नशा मुक्ति के अंदर मिले, जो उनको अनकंडीशनल लव उन्होंने मेरे को दिया। उनको कोई मतलब नहीं था मेरे पास क्या है, कितना है, गाड़ी है, जीते है, बंगले है, कपड़ा है, कुछ नहीं। अगर नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। उनका अनकंडीशनल लव था वहाँ पे ना, और हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई वहाँ पे। और इसको मैं समझने लगा बीमारी को, कि जो एडिक्शन है ये एक बीमारी है, और जिस तरह से बाकी बीमारियों का इलाज किया जाता है उसी तरह एडिक्शन को भी ट्रीट करना है एक डिजीज़ की तरह। और ये हमारी जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो बुक्स है, उसमें भी सर ज़रूर सहमत होंगे कि उसको एडिक्शन को एज अ डिजीज़ डिक्लेयर किया गया है। जैसे घर में कैंसर हो जाता है, बीपी हो जाता है, आप उसका इलाज कराता है, वैसे एडिक्शन भी एक बीमारी है जिसका इलाज होता है। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी वो 2007 के बाद बदलाव आने लग पड़ा, और चीज़ें ठीक होने लग पड़ी, बेहतर होने लग पड़ी। बेहतर इन द सेंस कि मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं बन गया, ये ऐसा नहीं बन गया। फीलिंग्स को कंट्रोल करना अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। मौसम अच्छा हो गया, बारिश लग पड़ी तो याद आती थी यार बड़े मजे आते थे, शराब के 2 पैक, नशा, है ना। मूड स्विंग्स एक एडिक्ट के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जो बार बार उसको रिलैप्स की तरफ लेकर के जाते हैं। और उस टाइम का कैसे उसको शेयर करना है वो हमको अंदर सिखाया गया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में, कि जब आप इन फीलिंग्स से गुजर रहे होंगे, जब आपको नशे का थॉट आएगा, नशा करने से पहले आपको शेयर करना है। किसी भी आपको लगता है जो आदमी आपको समझता है उसके साथ इस चीज़ को शेयर करो। और चीज़ें ऐसे बेहतर होने लग पड़ी लाइफ में। ऐसे ही कोई अंदर आकर के शेयर कर रहा था। रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत लोग आते थे। पहले तो मेरे को लगता था कि यार बाहर 500 रुपये देते हैं और उनको बोलते हैं अंदर जाकर के तुमने जो है भाषण पे आना है। लेकिन ऐसे ही कोई शेयर कर रहा था और उसने बोला 1 डे एट अ टाइम, कि सिर्फ आज के दिन मेरे को नशा नहीं करना है। पहले मेरा क्या होता था कि आज कर लेते कल छोड़ देंगे, इस होली को तो पक्का छोड़ दूंगा, इस दिवाली को, और इस नए साल में तो बिल्कुल ही पक्का लास्ट करके छोड़ देंगे। लेकिन मेरी लाइफ में ना कभी वो होली आई, ना दिवाली आई, ना ईद आई, ना वो न्यू ईयर आया कभी। और मेरा होता था आज कर लेते कल से बंद कर देंगे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ उल्टी की उन्होंने, कि आज नहीं करना है, कल का कल देखी जाएगी। तो 1 डे एट अ टाइम का जो स्लोगन मेरे को मिला और जो चीज़ मेरे को समझ आई, क्योंकि अच्छे लगते हैं, तो मेरे को ये बड़ा आसान रास्ता लगा कि 1 डे एट अ टाइम, आज साला नशा नहीं करना, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। मैंने उस चीज़ को वहाँ पे पकड़ा। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ना बंदा पकड़ तो लिया, मैं एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर करूँ। मेरे को एडिक्ट्स को ना हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई इस खिड़की से कूद के तेरी टांग टूट जाएगी जो 4-5 मंजिल नीचे है, तो मैं बोलूँगा करके देखते यार, यार ये शायद झूठ बोल रहा हो आदमी। तो मैं जंप मार करके ज़रूर देखूँगा ये एडिक्शन की, तो ये एडिक्ट्स की पर्सनैलिटी होती है। और वही बात हुई कि जब अंदर मेरे को 1 डे एट अ टाइम का स्लोगन मिला, तो अंदर रिहैब्स में ना कुछ एडिक्ट्स को देते हैं, तो वहाँ पे बीड़ी और खैनी देते थे। 2 में से एक चॉइस होती थी, आप एक चीज़ को लेकर के उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंदर मैं 3 महीने से अपना दिमाग वही चला रहा था कि बीड़ी भी ले लूँ, खैनी भी ले लूँ, थोड़ी जेब में भी डाल लूँ, जब अंदर को सोने जाते सारे रूल्स तोड़ के मैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करूँ।
तो मेरे को ये तो समझ आया कि सिर्फ मेरा ड्रग ऑफ चॉइस अंदर नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब वो उस दिन शाम हुई और ऐसे सारे बैठे हुए थे 50 लोग, 50 एडिक्ट्स, तो मैं खड़ा हो गया और मैंने बोला कि अब मैं आज से जो है निकोटीन फ्री होने जा रहा हूँ। और मैं बोल करके बैठ गया। अब शाम हुई तो फिर वो क्रेविंग शुरू हो गई अंदर, जो बात ड्रग्स के लिए होती थी वही अंदर बीड़ी के लिए और सिगरेट के लिए शुरू हो गई। और मैंने एक छुपा के रखी थी वहाँ पे, और मैं गया अपनी वो निकाली तो विष्णु मेरे साथ ही खड़ा था। बोलता क्या कर रहे हैं? मैंने यार ये तो चल मेरा चुपचाप पी लेते हैं, कौन देख। बोलता ऐसा है, तूने आज ही अनाउंस किया हुआ है। बोलता ऐसा अगर तो बोलते थे हमेशा दूसरे की बात, एक एडिक्ट जो है वो अपने दिमाग की बात मान के नहीं चल सकता है, दिस इज फॉर श्योर। उसने मेरे को बोला तू बाहर जा करके आ, 2 गिलास पानी पी करके आ, और फिर तेरा मन करेगा तो तू आकर के इस बीड़ी को पी लियो। बीड़ी तो है कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने उसकी बात मानी, मैं बाहर गया, वो पानी पिया, और उस 1, 2, 3 मिनट में मेरा थॉट जो है वो छोटी सी चीज़ थी बीड़ी, लेकिन वो सरपास हो गया और वो दिन मेरा निकोटीन फ्री निकल गया। और उसी के साथ फिर मेरी निकोटीन जर्नी भी शुरू हो गई। फिर मैंने जब नशा छोड़ा तो साथ में फिर 3 महीने का निकोटीन भी छोड़ दिया, और 20 साल आज मेरे को हो गए हैं कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल था सोसाइटी का। इसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है वो उन टीचर्स का आता है जिनको फर्स्ट स्टेज में ही किसी बैक बेंचर को उठा करके क्लास से बाहर नहीं निकालना है ना। उन लोगों का रोल आता है जिसको आपको लगता है कि अगर आपको थोड़ा भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, आप उसके साथ बैठ करके उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको समझो। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एडिक्ट्स आर नॉट बैड पीपल, दे आर सिक पीपल, है ना। बीमार लोग हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जर्नी, अगर मेरे को स्कूल में कोई आज के दिन मेरे पास टीचर्स डे पे कोई हैप्पी टीचर्स डे बोलने के लिए कोई टीचर है नहीं, जबकि मेरे ब्रदर के पास है। मेरी ब्रदर की लाइफ में भी आज वो जहाँ पे भी है, एक टीचर ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन मेरी लाइफ में कभी वो टीचर मिला ही नहीं जो मेरे को पकड़ सके और मेरे को कुछ पूछ सके या बता सके या गाइड कर सके। मेरे को हमेशा यूज़ किया गया। अब मैं यहाँ पे किसी टीचर को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, इफ एनीबॉडी इज सिटिंग हियर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि घर से जब बच्चा बाहर निकलता है 2, 3, 4 साल के बाद, उसका फर्स्ट इंटरेक्शन और जो सबसे ज़्यादा समय वो बिताता है वो स्कूल में टीचर के साथ बिताता है। और टीचर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है उसकी लाइफ को शेप अप करने में। हो सकता है कुछ शरारती हो, क्योंकि टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि टीचर को किसी बच्चे की लाइफ को शेप अप करने में, हर बच्चे की लाइफ को शेप अप टीचर ही करता है। मेरी थोड़ी अलग ढंग से हुई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर आप सोसाइटी को बचाना चाहते हो ना, तो आपको फर्स्ट स्टेज में इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। आपको वो वेट नहीं करनी है कि जो जर्नी मैंने की इस 17 साल की, 1 रुपए की चोरी से लेकर के उस स्टेज तक पहुंचने की जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। अगर फर्स्ट स्टेज में ही सोसाइटी पकड़ लेगी, या सोसाइटी समझ जाएगी, या टीचर्स समझ जाएंगे, या हम बातचीत करना शुरू कर लेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो शायद कोई नया पंगी सूझ स्कूल में जन्म नहीं लेगा, है ना। लाइफ बहुत बेटर हो सकती थी आज के दिन भी मेरी। लेकिन ये तो चलो बड़ा शुक्रिया है ऊपर वाले का, हायर पावर का, कि मैं बच गया और मैं आज की डेट में आपसे बात कर रहा हूँ इधर। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज के दिन भी ये बीमारी उतनी स्ट्रॉन्ग है मेरे साथ जितनी आज से 25-35 साल हो गए मेरी लाइफ को इस चक्करव्यूह में घूमते हुए। 17 साल मेरी यूजिंग के, 20 साल मेरी रिकवरिंग के, 37 साल हो गए। पर आज की डेट में भी ये बीमारी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी डे 1 पे थी। तो इस बीमारी को चतुर, चालाक और मायावी बोला गया हुआ है। ये किस तरीके से घेरती है, इसको मैं जहाँ पे छूट दूंगा ये वहीं पे मेरे को पकड़ लेगी। आज की डेट में भी मैं और मेरी वाइफ, हम यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के कि आज का दिन हमारा जो है तो ठीक निकाल दे, कल की जो है कल देखी जाएगी। और वो एक दिन की जर्नी के हिसाब से मैं चला हूँ। और सपनों की उड़ान जब आती है तो फिर मौका मिला कि HVT को
खड़ा किया जाए। एक छोटे से थॉट के साथ ये सारी चीज़ें शुरू हुई और वी आर वेरी लकी कि आज हम इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इसमें, है ना। महिमा मैम की महिमा है जो हमारे पीछे बैठी हुई है और उन्हीं की महिमा अपरंपार है कि आज हम सारे लोग यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। एंड सोसाइटी अगेन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैम का क्वेश्चन था कि रिलैप्स क्यों होता है बार बार। तो रिलैप्स दुनिया में 1% की रिकवरी रेट है इससे, एडिक्शन से। एम आई राइट सर? सिर्फ 1% लोग जो है नशे से बाहर आकर के रिकवर कर पाते हैं, लेकिन लड़ाई उनकी रोज की है अपने आप से, है ना। बाकी 99% लोग क्यों रिलैप्स होते हैं, सबका अपना अपना कारण होता है। कुछ के मूड स्विंग्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, कुछ अपने आप को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और शायद उनको लाइफ में अभी तक कोई उनको मिला नहीं होता है जिसके साथ वो बैठ करके इस चीज़ के बारे में बात कर सके। जो लोग नारकोटिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स, आपको शायद आप लोगों ने गूगल करना, अल्कोहलिक अनोनिमस और नारकोटिक्स अनोनिमस, जो रिहैब की जर्नी है वो तो 6 महीने की थी सिर्फ। उसके बाद का जो टाइम है वो सारा मैंने नारकोटिक्स अनोनिमस के साथ और अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ बिताया हुआ है। ये एक ऐसी संस्था है, ये अनोनिमस संस्था है जिसमें रोज एक दिन भी नहीं छोड़ दिया। रोज शाम को हम लोग बैठते हैं और हम अपनी लाइफ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी फीलिंग्स चल रही हो अंदर बाहर। और वो एक बहुत बड़ी संस्था है। ये अमेरिका में 2 लोगों से शुरू हुई थी। 2 शराबी बैठे थे, एक बैठा था, उसने दूसरे के साथ ऐसी बातचीत करना शुरू की। बिल डब्ल्यू नाम था उसका, 50s में। और उनको लगाया कि हमारा आज की शाम तो, जब वो रोज़ शराब पीने का टाइम होता था, ये टाइम तो हमारा पूरा निकल गया। तो उन्होंने बोला ऐसा करते कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, और जब तक हम कल मिलेंगे हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। वो कल फिर मिले, वो कल फिर उनका एक और दिन निकल गया, ठीक। तो एक और वो अपने साथ ले आया जो उसका दूसरा दोस्त था, बोलता तू भी चल यार वहाँ बैठ के बात करते। तो 2 दिन तो मेरे, और वो एक दिन करते हुए उनका तब ठीक हो गया ये। और वो अल्कोहलिक अनोनिमस जो संस्था है, आज की डेट में पूरी दुनिया में ये संस्था है और मीटिंग्स होती है उसकी। अभी हिमाचल में भी शुरू हुई है, हर जगह ये मीटिंग्स। अभी जम्मू कश्मीर में और लद्दाख एरिया में ये मीटिंग्स नहीं शुरू हुई है, और हमारा सपना है कि हम यहाँ पे भी आकर के वो मीटिंग्स को शुरुआत करें, क्योंकि वही एक जरिया है जिससे आप लंबा चल सकते हो, है ना। सोसाइटी को लगता है कि विल पावर नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को थप्पड़ मार देते थे यार कि तुम्हारे पास विल पावर क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हो। उसका आंसर मेरे पास आज दिन तक नहीं है कि एक एडिक्ट के पास विल पावर क्यों नहीं होती है, जबकि कुछ लोग होते हैं वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमारे बीच में वो नहीं था, मेरे बीच में तो वो बिल्कुल भी नहीं था। और इस जर्नी में मैं यहाँ पे अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है मेरा फ्रेंड पीछे, संचित। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं तो चलो फिर रिहैब किया, वहाँ से क्लीन हुआ, वहाँ से ठीक हुआ। लेकिन संचित जो है ये बहुत, ये इसके बड़े अच्छे स्टार्टअप्स है, बहुत अच्छे इसने डिवाइसेस और उन चीज़ों पे काम कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, फिल्म मेकर है बहुत अच्छा। लेकिन इसकी लाइफ जो है नारकोटिक्स अनोनिमस से चेंज हुई। इसने सिर्फ मीटिंग्स की और ये अपनी मीटिंग्स से ही जो है क्लीन होकर के बाहर निकला। और मेरा जो इकोसिस्टम है बचने का है ना, वो सोसाइटी तो है ही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ है तो हम बचे हुए हैं। जिस दिन हमसे मैं पे आ गया ना कि मैं कर लूँगा यार, मैं देख लूँगा, उसी दिन ये बीमारी मेरे को वापस पकड़ेगी और वापस नीचे फेंकेगी। तो जब तक हम हैं तो हम लोग बचे हुए हैं। और नारकोटिक्स अनोनिमस के बारे में 2 मिनट 3 मिनट ये आपसे शेयर करेगा कि क्या जर्नी है, ताकि आप लोगों को भी वो मैसेज मिले कि आप लोग अपनी सोसाइटी में यहाँ पे कैसे उस चीज़ को कर सकें। हेलो, मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। मेरा नाम संचित है। सबसे पहले तो मैं पंकी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे मंच पे आके अपनी गलतियों को कबूल कर, अपनी कमजोरियों को लोगों के साथ में शेयर करना
और सबके सामने बताना कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या चोरियाँ करी हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग उस हिम्मत के लिए एक बार क्योंकि इस तरीके की स्टोरी सुनने के बाद ही हम जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है। हम अपनी लाइफ में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसको हम कबूल भी नहीं करते हैं। सामने वाले को अपने परिवार में हम झूठ बोल देते हैं। कभी अपनी गलतियों को कबूल करना और लोगों के सामने शेयर करना, ये एक एडिक्ट की इमेज होती है हमारे मन में कि जो सीरीज लगा रहा है या उस तरीके की चीज़ें कर रहा है और कोने में पड़ा हुआ है। मेरा ऐसा कुछ था नहीं। मैं शराब और सिगरेट इन चीज़ों के चक्कर में पड़ा हुआ था जो कि हमारी सोसाइटी में खुले में मिलती हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एडिक्ट हूँ और मुझे वो कबूल करने में कि मैं एक एडिक्ट हूँ। मुझे ऑलमोस्ट मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई। मैं 15 साल का था जब मैंने पहली बार शराब पी थी और सिगरेट पी थी और मैंने उसको पीने के बाद में मुझे बहुत जल्दी लग गया था कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है। और वो जानने के बाद में कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरी सिर्फ एक चीज़ रहती थी कि यार आज पी लेता हूँ, थोड़ा सा पी लेता हूँ, एक सिगरेट पी लेता हूँ, कल से नहीं करूँगा। और ये कल के चक्कर में मैंने 18-20 साल निकाल दिए और वो कल कभी आया नहीं। जब तक मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस का ये संदेश नहीं मिला, उसके पहले तक जैसे यहाँ पे अभी कितने लोग हैं जो फ़ोन की रील देखते हैं, फ़ोन पे इंस्टाग्राम या फेसबुक की हम रील देखते हैं। हमारे घर परिवार में ऐसा होता है और हम सोचते हैं कि यार इसको बस ना मैं 2 मिनट देखूँगा, है ना, 2 मिनट देखूँगा और उसको देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है हमारा और हमें पता नहीं लगता कि यार ये टाइम कहाँ गया। तो ये सेम चीज़ होती है नशे के साथ में कि हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा करेंगे। कोई भी एडिक्ट ये नहीं चाहता कि मैं ना नशा करके बेहोश हुआ, वो चाहता है कि वो नशा करता रहे। जिस तरीके से हमारा होता है कि यार हम 2 मिनट रील देखेंगे बट 1 घंटा निकल गया। तो ये सेम मोर एंड मोर की जो बीमारी है ये नशे की बीमारी है। मैं शराब पीता था तो मैं सोचता था कि यार थोड़ी सी पीनी है, मैंने 2 पैक पीऊँगा, पर लेनी तो बोतल बढ़ती थी। 2 पैक पीने के चक्कर में वो कब बोतल ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद दूसरी बोतल आती थी और फिर वैसे ही ब्लैकआउट हो जाता था। फिर मुझे पता नहीं लगता था कि मैंने रात में क्या किया। कई बार होता है कि मुझे शराब पीते हैं तो ड्रंक कॉल और ड्रंक टेक्स्ट बोलते हैं कि यार शराब पी के फ़ोन लगा दिया किसी को। कई होते हैं आप लोगों ने भले नहीं लगाया होगा बट आपके किसी दोस्त ने पी के आपको ज़रूर लगाया होगा कभी कि यार शराब पी के उसका फ़ोन आ रहा है और वो किस तरीके की बातें कर रहा है। फिर अगले दिन याद नहीं रहता है कि क्या किया। तो ऐसे मैंने बहुत हरकतें ऐसी करी जिसमें मेरे को सुबह उठ के बहुत शर्मिंदा होना पड़ा कि यार ये मैंने कल रात को क्या कर दिया। तो मैं हमेशा यही बोलता था कि यार मैं आज पी लेता हूँ और कल नहीं पीऊँगा, ये मेरा मोटो रहता था। बट वो कल करते करते मेरी ज़िंदगी के 22 साल चले गए और उसमें मैंने बहुत बार शराब छोड़ने की कोशिश करी और हर बार थोड़े दिन छूटती थी, फिर वो मैं नाकामयाब हो जाता था। फिर सोचता था कि यार मैं ना इसको कंट्रोल में करूँगा। जैसे कई लोग होते हैं जो फ़ोन उठाते हैं, रील देखते हैं और वो जब उनको कोई काम आता है तो वो चले जाते हैं। उनको ये नहीं होता कि अरे यार मैं पहले रील देख लूँ, मैं बाद में ये काम करूँगा। तो वो चीज़ मेरे साथ में नहीं थी, मुझे कंट्रोल करना कभी आया नहीं। तो जब मुझे ये प्रोग्राम का संदेश मिला तो इस प्रोग्राम में एक ही चीज़ थी जिसने मेरे लिए काम किया, वो था कि आज नहीं करना है। पहले मैं अपने आप को बोलता था कि यार आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। प्रोग्राम मिलने के बाद में मैंने उसको सिर्फ ये चेंज किया कि यार मुझे आज नहीं करना है, कल का कल देखेंगे। और वो एक एक दिन मैं सिर्फ रोज़ अपने आप को यही बोलता हूँ कि आज कुछ भी हो जाए, मैं आज सुबह उठाऊँ, आज मैं अपना काम करूँगा। मुझे बस रात तक सोने तक अपने आप को इस चीज़ से बचाना है और इस बीमारी से दूर रहना है और आज के दिन नशा नहीं करना है। और ये ऐसे करते करते आज मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैंने किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया है। और मैं इन 6 महीनों के अंदर अपनी कमज़ोरियों को देख पा रहा हूँ। और जब पंकी जी जैसे इनकी बात मैं सुनता हूँ तो जैसे ही बोलते थे कि सब एडिक्ट्स की स्टोरी सेम होती है। जैसे अगर आप पूछेंगे भाई जो रील देखने वाले लोग हैं उनकी भी स्टोरी वही है कि यार मैं तो 2 मिनट के लिए बैठा था, 1 घंटा कैसे निकल गया। तो इस प्रोग्राम की मदद से जैसे बता रहे थे कि उनको एक ट्रैकर मिले जिन्होंने बोला कि यार बातें करते हैं आपस में तो बीमारी दूर हो जाती है। वैसे हमारे भी जैसे कई लोग होते हैं जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स आपस में बात करते हैं तो वो कुछ शेयर कर पाते हैं। कुछ हमारी जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब एक तरीके के लोग जब मिलते हैं तो वो कुछ
काम की बातें एक दूसरे के साथ में कर पाते हैं, वैसे ये प्रोग्राम में एडिक्ट्स मिलते हैं आके, जो एक दूसरे अपना आपस में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उन स्टोरीज़ को सुन के ही हमें फील होता है कि यार मैं अकेला नहीं। और अगर इन्होंने कर लिया, जैसे आज ये मेरे लिए होप है, आज ये 20 साल क्लीन है, तो ये मेरे लिए होप है कि यार अगर ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि यार इन्होंने तो मेरे से भी बुरी चीज़ें करी, जिस तरीके की इन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे हम एडिट्स को ऐसा लगता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और इसी रास्ते पे हम चले हुए हैं। और अगर आपके पास में, जैसा कि बोल रहे थे कि एक एडिक्ट बुरा इंसान नहीं होता, वो एक बीमार इंसान होता, तो शराब और सिगरेट ये भी एक बहुत बुरा एडिक्शन है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अगर हमें कोई हमारे परिवार में ऐसा दिखता है कि जो शराब से या उससे पीड़ित है कि यार जिसको उसके बिना जिया नहीं पा रहा, तो उनको भी इस प्रोग्राम में आपने लाना चाहिए। और इस प्रोग्राम से बहुत लोगों की मदद हुई है, उनकी भी मदद हुई है, मेरी भी हुई है। हम जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो एक एक दिन करके एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही HVT का भी यहाँ पे मिशन संभव का संदेश है कि जो एडिक्ट्स हैं उनको सोसाइटी का पार्ट दोबारा स्किल्स डेवलपमेंट करके उनको नई चीज़ें सिखा के सोसाइटी में दोबारा लाया जाए और उनको इज्जत दोबारा मिली जाए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसके बारे में आप देखें, और यही कहना चाहूँगा बस। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका आंसर मिला आपको? एनी क्वेश्चन? थेरेपी है, या अगर टोबैको है तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, या फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक ड्रग ले रहा है तो इसका एंटीडोट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खासकर आजकल मैं पेशेंट्स भी देख रहा हूँ इस तरह के, तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका हमारे पास एंटीडोट है, तो फिजिकल डिपेंडेंस तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। मगर एक प्रॉब्लम आता है साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंस होती है, जिसका ना हमारे पास कोई मेडिसिन है, अगर ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, तो फॉर एग्जांपल जहाँ किताबों में पढ़ते हैं कि मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी दिया जाए, ठीक है, मगर वो एक स्पेसिफिक, जैसे आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन HVT, ठीक है, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक डिटेलिंग है कि ये करने से फॉर एग्जांपल इतना इफेक्टिव है या इतना सेंसिटिव है या इतना स्पेसिफिसिटी है। तो अभी फॉर एग्जांपल आपने जो बात बताई वो बहुत जनरल बात थी, तो कोई स्पेसिफिक डिटेलिंग नहीं मिला अभी तक हमें। तो क्या किया जाए साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को टैकल करने के लिए? जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस के ऑफिसर भी हैं और साथ में हमारे मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो मैं रिस्पेक्टेड मैम से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑफिशियल है तो टाइम की बहुत कमी है, तो मैं मैम से दावत देता हूँ कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और बाकी जनरल अवेयरनेस के बारे में बताएं। थैंक यू। HVT फाउंडेशन यानी हिमालयन वॉलेंटियर टूरिज्म का आपकी जितने भी ग्रुप है हेडेड बाय महिमा मैम जिससे मैं भी बात कर रही थी, आप सबका आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल एज वेल एज मेडिकल डिपार्टमेंट कि आप इतने लद्दाख जैसे एरिया को आपने चूज़ किया, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के पेरेंट्स को, वॉलेंटियर्स को ट्रेन करने के लिए। रियली मैम आई एम हाईली थैंकफुल फ्रॉम मेरी तरफ से भी एज वेल एज फ्रॉम द होल कारगिल। मैं अभी महिमा मैम से बात कर रही थी रिगार्डिंग दिस NGO, जिसको हम अभी NGO कहेंगे। रियली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करगिल में ही नहीं थ्रू आउट इंडिया आप लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो बच्चे हैं आज के जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, इस रियली बर्निंग इशू नॉट इन जैसे सर महाराष्ट्र है मैम पुणे से है, जो हिमाचल से है, सॉरी अगर मैंने मिस्टेकली अपना नाम गलत दिया था, और या हिमाचल में भी इस चीज़ का जो हम वबा कहते हैं बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। और ये चीज़ जो है अभी हमारे यंगर जनरेशन है या जो आने वाला जो जनरेशन है जिसने हमारे कौम को आगे ले जाना है, तो बदकिस्मती से हमारे सारे बच्चे इस चीज़ में बुरी तरह से उलझ गए हैं और उनको कैसे निकालना है इस रियली बिग चैलेंज।
for our whole society, for the parents, for the doctors, जो हमारे शबानी सर इन्होंने ज्वाइन किया है हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर में। अब इनको पता चल रहा है कि हमारे पास कैसे केसेस आ रहे हैं। एक्चुअली मैम आई एम वर्किंग एज ए नोडल ऑफिसर साइकेट्री एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर एंड नोडल ऑफिसर टोबैको कंट्रोल ऑल्सो। तो जब मैं नोडल ऑफिसर स्टिल आई एम वर्किंग एज नोडल ऑफिसर साइकेट्री, तो मैंने वहाँ केस देखे कि ऐसे बच्चे भी हैं, एक फैमिली के 3 बच्चे इस चीज़ में, इस सब्सटेंस अब्यूज़ ड्रग अब्यूज़ में बुरी तरह उलझ गए हैं। और ये रियली अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर एक पेरेंट्स के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा कि उसका बच्चा जो है रात भर घर से गायब है, घर में है नहीं, दिन भर कहीं किसी वर्कशॉप पे काम करता है। क्योंकि मैं उनके फैमिली से अच्छे से हमेशा उनके फैमिली को मुझसे काउंसलिंग करती हूँ, बीइंग पेरेंट की करना क्या है, कैसे बच्चे को वहाँ से निकालना है। अब हम सबको अभी साहब औलाद है, मीन्स हम सब अभी पेरेंट्स है इस स्टेज पे। हर एक के बच्चे अब ग्रोन अप हैं, हर एक के बच्चे अच्छे प्रोफेशनल्स में है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप उन पेरेंट्स की तकलीफ देख लीजिए जिनका बच्चा घर नहीं आ रहा है, पूरे दिन ड्रग्स में इंडल्स है। वो एक मदर मेरे पास आई, कहती मैम मेरा बच्चा कई महीनों से घर नहीं आ रहा है। तो एक बार किसी का फ़ोन आता है इसके मदर को कि उसका बच्चा कहीं पे किसी सड़क पे है। मैम लिटरली उसकी मदर रो के कहते हैं मैम मुझसे उसका पेन देखा नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा उनसे सुनती हूँ जिसको टूट कहता है शायद तोड़ मीन्स जब भी ऐसे पेशेंट्स को क्रेविंग होती है, दे कंप्लेन दे हैव सीवियर बॉडी पेन। उनको ऐसा लगता है कि मसल और बोन के बीच में मसल उनका जो है वो बॉडी से निकल रहा, उतना सीवियर पेन होता है उनको, इतना सीवियर पेन। और उसके माँ लिटरली लोग कहते हैं मैं दुआ करके मेरा बच्चा जो है मर जाए। आप खुद सोचिए कि एक माँ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए जो उसकी पूरी दुनिया होती है, उसके लिए मरने की दुआएं देती है, कितना डेस्परेट होगी वो अपनी जगह पे। तो आई सैल्यूट यू ऑल जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे करगिल चलिए 1.5 लाख की आबादी है, लेह 1.5 लाख की आबादी है, टोटल मिला के हमारे पास वी हैव 3 लाख पॉपुलेशन इन आर यूटी। तो कई हद तक जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच मैनेज कंट्रोल। चलिए लेह करगिल में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पॉपुलेशन हमारा थोड़ा कम है। अगर हम बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर उनके कंपैरिजन में हम बात करें, इसमें अगर हम सारे सोसाइटी मिल के काम करें, जैसे टीचर्स जो हैं वो हमारे सोसाइटी के बैकबोन हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, बाकी वॉलंटियर्स हैं, सबको मिल के इसमें हम सबों को अच्छे से कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा। और सबसे स्पेशली सॉरी मैं सर का नाम लेना भूल गई, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे 2 हमारे एनजीओज भी हैं, 2 जो अलरज़ाइन बकरिया जो हम हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और दूसरा हमारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वन इज़ IKMT एंड सेकंड इज इस्लामिया स्कूल। तो मैम यहाँ पे मुझे लगता है बीइंग इस्लामिक प्लेस, आपका और मेरा, हम दोनों से ज़्यादा रिलीजियस हेड्स का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं गई मुझे तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन मिला हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लास्ट ईयर हमने टोबैको पर मैंने प्रोग्राम रखा था, मैंने उसमें सारे मर्चेंट एसोसिएशन और रिलीजियस हेड्स को हमने इनवाइट किया था, बिकॉज हमारे यहाँ पे मैम CA लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पता है कि कैंसर जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दूर पकड़ रही है। यंगर से यंगर बच्चे 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स के बच्चे हमारे अभी इस कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कॉज क्या है? टोबैको। तो हम सबको इस टोबैको का, ये टोबैको है, खैनी है, गुटखा है, जो भी है, लेकिन ये भी तो बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रही है ना इस चीज़ में। हमारे जो बच्चे हैं या एडल्ट, आप देख लीजिए, आप श्रीनगर में जाके देख लीजिए, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए कि हमारे कितने पेशेंट वहाँ पर लाइन में खड़े हैं। उसका एक रीज़न मतलब यार मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज फॉर द CA लंग्स। सर को पता है भी, डॉक्टर या जिन्हें भी यहाँ पे डॉक्टर्स उनका सबको पता है कि टोबैको जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन कॉजिंग CA लंग्स या CA स्टमक। तो इसको भी हमें अपने सोसाइटी से, इसके साथ साथ जो अभी हमारे बच्चे जो इसमें इंडल्ज हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमें रिलीजियस हेड्स को भी इसमें आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा रियली। इस बिकॉज इट्स रियली एन अलार्मिंग स्टेज, हम सब के लिए अलार्मिंग स्टेज है। देखिए देर नहीं लगती, आपका दामन
जो है या दामन में या दुपट्टा, आपका कब आपका दामन जो है वो आप पकड़ ले। देखिए मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन हम एक डर सा रहता है कि कहीं मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है इस नशे में या इस बिद्दत में तो नहीं आए, क्योंकि यू नेवर नो। ऐसे सर ने अभी उनके सर ने मैं बहुत अच्छे से आपको स्टोरी सुन रही थी, और ए बिग सल्यूट टू यू एंड योर फ्रेंड, उनके लिए लॉस हो जाए इस चीज़ से निकलना और बहुत बड़ी बात है। और आके पब्लिक के सामने ये चीज़ शेयर करना, क्योंकि उसमें भी हम गट्स चाहिए, उसमें भी हिम्मत चाहिए कि आप आके अपनी स्टोरी पब्लिक के साथ शेयर करें, अदरवाइज उसमें भी हिम्मत नहीं होती है। तो देखिए सर ने कैसे गुजारा है ये चीज़ें, हम कोई नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा या मेरा बच्चा जो इस चीज़ में इंडल्ज हो। तो उसके लिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना पड़ेगा, वॉलंटियर्स को आगे आना पड़ेगा, वॉलंटियर्स एनजीओस हैं उनको आगे आना पड़ेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ये नहीं सोचेंगे कि नहीं ये तो मेरा 10 to 4 ड्यूटी है, हमें इसमें इमोशनली जुट जाना पड़ेगा, रियली जुटना पड़ेगा। देखिए हमारा जो इम्तियाज साहब है, ही इज़ इन चार्ज ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर, आप उनसे पूछ लें हमारे पास कैसे केसेस आ रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि साइकेट्री का भी और इसका एडिक्शन का बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि हमेशा मैं इम्तियाज से समय कहती थी जब भी आपके पास सबस्टांस एब्यूज़ के केसेस आए या टबैको के केस आए, हमेशा साइकेट्री में लाके एक बार देख लेंगे कि हमें कहीं अंडरलाइन साइकेट्रिक इशू तो नहीं है। बिकॉज अगर हम साइकेट्री की बात करें, देखिए हमारे पास बाइपोलरिटी नाम की डिजीज होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इन वीमेन इज़ वेरी कॉमन इन आवर एरिया। अगर हम सर्वे के हिसाब से बात करें तो कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि, सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, इट्स ओके आई कंटिन्यू। अगर देखिए अगर डिप्रेशन डिसऑर्डर की बात करें, देखिए उसमें क्या क्या डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होगा, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करना, एक जगह अकेले बैठने का मन करना, हर छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा रोने का मन करना, ठीक है। अगर वो 2 हफ्ते के लिए रहता है तो हम उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर लेवल कर उसको हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसमें भी लेकिन अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी जगह है, आप लोग बोर हो रहे हैं शायद, अगर बोर है मैं स्टॉप कर लेती हूँ, मैं खुद भी थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि बिकॉज हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो कहाँ से, देखिए महाराष्ट्र से, यूपी से, हिमाचल से, हर जगह से आए, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका जो इनका एंजॉय है, इनका सहारा लेके भी हम भी अपनी सोसाइटी के लिए हम भी आगे आके हम भी काम करें, ठीक है। तो देखिए अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसी को 2 हफ्ते तक रहता है, अगर ये नहीं पता होगा कि देखिए हमारे पास नाकाम पता कि अखौन का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ये सबसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर sana चिवन अखौन जी का तभी शिकम सॉरी मैम मुझे ये लोकल लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में। मतलब बात ये फैक्ट ऑफ द सोसाइटी है ना। मतलब बात तभी शिकम पर जो ठीक मसूम या तभी शिकम ठीक मसूम थर्ड टाइम वो लास्ट में डॉक्टर के पास आएंगे, तभी शिकम ला लमो है जो भी हैं, लोकल कोएक्स हैं जो भी हैं, लोकल कोएक्स का मैम पहले ये लोकल हीलर जो है उनके पास पहले जाके फिर अल्टीमेटली डॉक्टर के पास आएंगे लास्ट में। तो अगर 200 सिस्टम जो है ना वो लोग क्या करेंगे, फिर नशा करना स्टार्ट करेंगे। अगर क्योंकि आप मतलब किसी डिप्रेसिव इंसान से पूछ लीजिए कि कितना मुश्किल होता है डिप्रेशन में कई 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बैठना, क्योंकि उसमें मैंने अभी कहा कि रोने का मन करना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, गुस्सा बहुत जल्द आना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी एक इंसान के साथ कंटिन्यू 2-3 हफ्ते तक रहता है तो अल्टीमेटली वो ड्रग्स की तरफ ही जाएगा, ड्रग्स की तरफ ही जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ड्रग्स मतलब जो भी मिले जिससे उसको उस चीज़ से आज़ादी मिले, जैसे उसको लगे कि नहीं मैं थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ क्यों ना ले लूँ, जैसे टबैको का वो सेवन करेंगे या ड्रग्स का कोई भी ड्रग्स, जैसे नदी लावा हमारे पास हिटेक्स बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो हिटेक्स लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, हिटेक्स सोल्यूशन जो है, क्योंकि इसके लिए हमने किसी हिसाब से भी बात की, सर आप बच्चों को बैन लगा दीजिए, पेरेंट्स को बच्चों को वहाँ पे हिटेक्स परचेज करने के लिए ना भेजें। बच्चे क्या करते हैं, उस हिटेक्स को पॉलीथीन में डाल के उसको इनहेल करते हैं। हमने कई बच्चे ऐसे एडमिट भी करके भी रखे थे, और बहुत सारे बच्चे
ठीक भी होके चले गए। लेकिन इसके लिए भी हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये साइकेट्रिक इशू अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसको डॉक्टर के पास आके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि वो दूसरी तरफ भटक ना जाए या ताकि फिर से वो डिरेल ना हो जाए, उसकी पटरी कहीं और जगह ना चली जाए, जहाँ उसको पहुँचा वहाँ पे ना पहुँचे। क्योंकि हमारे पास हीटेक्स के केस बहुत रिव्यूज़ का बहुत तगड़ा जो रिलेशन है, अगर हमने टाइम पे साइकेट्रिक इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो ड्रग्स की तरफ चला जाए। तो उसमें हम सब की कंट्रीब्यूशन होगी। ड्यूमेन की 10 से 4 तक हमारा गवर्नमेंट जॉब है तो हमें करना है ज़रूरत, पर इसमें नहीं, हमें इमोशनली ये सोच के यार मेरा भी बच्चा हो सकता है या उसको भी अपना बच्चा समझ के हम सबको इसमें अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब तक पूछें कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खर्च कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल। क्योंकि बच्चे का जो नशोनुमा जो है तरबियत पेरेंट्स भी देंगे, लेकिन उसको वो अपने फ्रेंड सर्कल से ही बच्चा जाना जाता है, तो उसका फ्रेंड सर्कल देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ चीज़ आती सोसाइटी में जो उनकी बच्चा कुछ से बच्चे जरूर ना जम्मू चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, जहाँ भी चला जाए, लेकिन कम से कम आप ये देख लें, आप यहाँ पे तो सारे टीचर्स हैं, लेकिन आप भी जब भी आपके पास टीचर्स पेरेंट मीट हो, आप अपने पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स को कम से कम ये बता रही है, देखें कि कहाँ बैठ रहा बच्चा, किसी पीजी में बच्चे को बिठा दिया। क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे ड्रग एडिक्ट्स होके आ रहे हैं वो सारे जम्मू और कश्मीर से आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे को हम हर बार पैसे भेज रहे हैं, बच्चे की डिमांड के हिसाब से बच्चा पैसे भेजे, लेकिन हम कभी ये जाके खुद देखने का जहमत नहीं करते कि देखिए बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उठना बैठना किसके साथ है। दसा कि हमारे बच्चे शराब हाथों में शुरू कर सुन लो तो दो चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हाँ नतीजा से चीज़ है पनपुल ताना साले पाइन के 5 साल में करके पकड़ दो 225 इंच 25 तो मतलब गाँव में उस्ताद हो सको कि कहाँ जा रहा है हमारी सोसाइटी। प्लीज़ ये देखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ, मतलब कोई फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। मतलब फांस से जाओ तो बुमोगार सोदना स्टिल बजू नसी ट्रेनिंग बार गार जो चीज़ जो यहाँ बुमे दुख यहाँ बुझे तो अदे बुमो ने बुदु पर मतलब सोशलिस्टेशन और बोझे कम से कम घर जाकर तो सुई नाम पर जाते हैं, सुने पर जाते हैं, बुमो सीन बुचाओ सीन ताकि हम अतिक ज़रूरी सो बस चलो सब तक वाजिब गम्मा पेरेंट्स ला पढ़ाना, हम सब की जिम्मेदारी, बच्चे को इंसान बनाना हमारा वाजिब है। मतलब पेरेंट करने का वाजिब नहीं कि अपने बच्चे को कहीं पे इंसान बना दे। इंसान भी कैसे बनेंगे जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगी इंसान नहीं बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का उठना बैठना, बच्चे का फ्रेंड सर्कल, बच्चा कहाँ जा रहा है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबका ज़्यादा टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बोल किया, मैं इस चीज़ को मानती हूँ लेकिन इस चीज़ पे मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए। तो सर प्लीज़ मैं हुज्जतुल इस्लाम आगा साहब से मैं ये प्लीज़ सर रिक्वेस्ट करती हूँ कि गतंग गामा हमारे पास जो हमारे जो 2 इदारे हैं, हमारे इदारा निस्का आप आना पड़ेगा। क्योंकि हमें लगता है इम्तियाज़ सर से पूछे 80-90% हमारे बच्चे इस ड्रग्स में इंडल्ज हो गए हैं। नाउ इट इज़ एन अलार्मिंग स्टेज हम सब के लिए कि गतंग हमें पता कि हिमाचल सबसे पहले ड्रग्स लेने आने हमें, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि गतंग करगिल या अलियाँ नंबर से अगर उस चीज़ से हमें बचाना है तो गम्मा लोग पर बचा दो। स्कूल के टीचर्स ही नहीं, उलमाए हजरात ही नहीं, डॉक्टर्स ही नहीं, बीइंग शहरी जो भी हैं हटी पायो मर्चेंट एसोसिएशन वाले हैं yang cicing ata hati pan lagi से प्रमोशन की फुसा हिटेक्स मासूम जरे दो यहाँ अगवान एक बार एक स्टेज या एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा। उसमें सारे मर्चेंट एसोसिएशन को स्ट्रिक्टली ये एडवाइस देना पड़े। क्या पता उसका अपना बच्चा ले रहा हो, पता होता है ना लंची जरे क्या पता मैं अपना बच्चा ले रहा हूँ, पता होता है। लेकिन जब तक हम उनके सिम्टम्स को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम कभी नहीं मान सकते। जैसे पुंकित सर की स्टोरी में ये था कि उनका पेरेंट्स, मैं हमेशा कहूँगी मेरा बेटा नहीं मेरा बेटा ठीक है, जो सिम्टम्स है तो क्या बताएगा नहीं, मैं हमेशा डिनाई करूँगी अपने बच्चे के बारे में। लेकिन बीइंग ए पेरेंट वो एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कंप्लेन करना, डॉक्टर के पास लाना। अनफॉर्चुनेटली ngati lawan nani ngati di 18-17 साल में से या ड्रग्स को बकवाना बसे शिपिंग हम सबको बताए। हम नहीं चाहेंगे फिर से किसी घर कोई माँ का जो बोल फिर से उजड़ जाए, कोई ख़ानदान उसकी माँ मन जगता हूँ से हुआ अभी भी हमारे पास आके रुकी। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं
इस ड्रग से फ्री हो जाए, बहुत जल्द हो सके, हमारा सोसाइटी जो इस ड्रग से पाक हो सके। लेकिन शर्त ये होगी कि हम सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। मैम, मैं आपका हिमालयन टूर वॉलंटियरिज्म का रियली फिर से एक बार थैंक्स। अब सबका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, एक्सेप्ट महिमा मैम। Really a big salute to you, all of you from our health department and whole district Kargil. जहाँ भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, we are being a doctor, I'm always here। या हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं, डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं। डी एडिक्शन सेंटर हमारा, सॉरी मैं कहना भूल गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 3-4 साल से। रियली इनके भी तालियां हो जाए, क्योंकि मैम हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर में 8 से 9 डॉक्टर्स हैं। अभी तक ये लोग विदाउट डॉक्टर चला रहे थे। बीच में मैं इनका हेल्प करती थी, बीच में हमारे साइकेट्रिस्ट हेल्प करते थे, क्योंकि हमारे पास साइकेट्री का बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसमें ना भी कहा बाइपोलरिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया, तो हम उसमें भी लग जाते हैं, तो हमेशा इनका हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग, आपका जो डिपार्टमेंट अच्छा चले, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिबानी, जब तक आप लोग अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले पब्लिक को बहुत ज़्यादा अवेयर कराने की ज़रूरत है। Thank you so much and have a nice day to all of you and good luck to you all. Thank you so much. Thank you so much, doctor. जो था सर कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के ऊपर, शरीर तो ठीक हो गया, फिजिकली एक एडिक्ट जो है वो ठीक हो गया। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब मैं रिहैब में था, पहले महीने में ही मेरा शरीर ठीक हो गया था। भूख लग गई थी, मैं 1 चपाती से 8 चपाती पे आ गया था, रंग खिल गया था और वो सारी चीज़ें। बट साइकोलॉजिकल, मानसिक खिंचाव जिसको बोलते हैं, या कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर जो एक एडिक्ट के अंदर होता है, उसका सर देखो पूरी दुनिया में अभी तक तो कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है नहीं। द ओनली सॉल्यूशन दैट इज नारकोटिक्स एनोनिमस की अगर आप इधर मीटिंग शुरू करोगे, विच वी विल हेल्प यू आउट हाउ टू डू दैट। एक इशू ये आता है कि रिहैब सेंटर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिहैब सेंटर में वो लोग ज़्यादा बैठते नहीं। अच्छा कर लूँगा, क्योंकि नथिंग हैज़ बीन चेंज। तो मेरे काउंसलर ने मेरे को बड़े आराम से बिठाया और समझाया, बोलते देख, यू हैव टू लिव लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। ज़िंदगी को ज़िंदगी की शर्तों पे जीना है। जैसे एक आम इंसान जीता है, वो काम करता है, वो मुश्किलों का हालात का सामना करता है, वैसे ही तेरे को भी करना है। पूरी दुनिया और तेरे बीच में सिर्फ यही बदलाव है कि तेरे पास आज के दिन जो है नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, 12 स्टेप्स का प्रोग्राम है, जो शायद गवर्नमेंट रिहैब्स में नहीं रन होता है, बट वी विल हेल्प यू आउट विद दैट, कि कैसे आप वो साइकोलॉजिकल, सबसे ज़्यादा मुश्किल ही इस ट्रीटमेंट में दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल, फिजिकली कोई भी आदमी ठीक हो जाता है। ये जो मानसिक खिंचाव है, जो कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर है एक एडिक्ट का, यही हमको बार बार रिलैप्स की तरफ लेकर के जाता है। और इसका एक ही तरीका भी, अमेरिका जैसे देश ने भी घुटने टपने टेक दिए नशे के सामने। फेंटानिल और ये जो नए नशे अब आए हुए हैं, ज़ॉम्बी ड्रग्स जितने भी आए हुए हैं, ये आपको 48 घंटे के अंदर एडिक्ट बना देते हैं। हमारा तो बड़ा लंबा समय था। बॉयज़ टू बॉयज़, कुल्लू जैसी जगह, छोटी जगह में 340 लड़कियों का तो डेटा मेरे पास है जो इस चीज़ में फंसी हुई है। लेकिन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम जायज़ है कि जो बोलते हैं, एक एडिक्ट बोलता है यार कि मैं बाहर जाके करूँगा, क्यों पहले ही हर तरीके से ख़त्म होता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। अब वो बोलता है मैं बाहर जाऊँगा, फिर काम करूँगा, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो सोसाइटी का रोल आता है कि उसको एक्सेप्ट करो, उसको इंक्लूसिव अप्रोच दो आप सोसाइटी में। और सेकेंडली सर, आपको यहाँ पे 100% नारकोटिक्स एनोनिमस की और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी। उस मीटिंग का कोई चार्ज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये कम्प्लीटली फ्री होती है। सारा मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन HVT नहीं करती है। दिस इज़ कम्प्लीटली एनोनिमस बॉडी। इस बॉडी का, नारकोटिक्स एनोनिमस का, अल्कोहलिक एनोनिमस का, किसी भी पॉलिटिकल संस्था, किसी भी धार्मिक संस्था, किसी भी रिहैब, किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये तभी सक्सेसफुल है क्योंकि इस संस्था के अपने 12 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये काम करती है। और करीब 30 से 40 लाख लोग जो हैं इसमें आज के दिन अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जो रिकवरी में जी रहे हैं।
जो आपका क्वेश्चन था, जो अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस से कैसे हट रहे हैं, तो नारकोटिक्स एनोनिमस इज ओनली द आंसर टू इट, क्योंकि कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है जिससे आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। तो इसमें हमारी पूरी टीम आएगी जो एल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस की है। हम विजिट करेंगे, HNIs करते हैं, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट्स में जा करके हम मैसेज देते हैं मीटिंग्स का, वहाँ मीटिंग शुरू करवाते हैं। और अभी इंस्टेंटली आज के आज ही हम आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स जो आपके रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं उनके साथ आज के आज ही शुरू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि तब एक मैसेज किस एक फैमिली या किस एक बच्चे या किस एक एडिक्ट को मदद कर जाए, और यू नेवर नो दैट। तो इसमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। आज हमारे पास टाइम है, वी विल डेफिनेटली लाइक टू कम विजिट एंड स्टार्ट दिस मीटिंग इमीडिएटली, और उसका लिटरेचर और वो सारा मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। एंड थैंक यू फॉर सर्विंग एंड हेल्पिंग द एडिक्ट्स आउट। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमको, सोसाइटी को, स्पेशली मेरे और जो भाई बहन हैं नशे में फंसे हुए हैं, उनको आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि एक अच्छा जीने का मौका हम लोगों को भी मिले। मेरे को तो मिला, बट और जो है उनको सोसाइटी आगे बढ़ कर के उनका हाथ पकड़े और उनको दरमिदार ना करे। थैंक यू वेरी मच। एंड जाहिद साहब और सर का बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने ही हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। फ़ोन कर कर के, बातें कर कर के, मीटिंग्स कर कर के, हमने कितनी जूम पे मीटिंग्स की और सब कुछ किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जूली, वेरी गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज 3 अगस्त को हमने यहाँ पे मिशन संभव के थ्रू जो है लद्दाख एकेडमी कन्फेडरेशन और यहाँ पे HVT हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म के कोलैबोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कोलैबोरेशन में बड़ा वर्कशॉप वो सबमिट रखा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, जिसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे वर्कशॉप रखा गया। जिस वर्कशॉप में हमारे बाहर से 25 डेलीगेट्स आए, जिनमें हमारे आज का मेन स्पीकर जनाब पंकी साहब और हमारा सर जो है मेन स्पीकर रहा है। क्योंकि सर लोगों ने 17 ईयर्स तक सर जो है ड्रग्स एडिक्ट रहे हैं, उसके बाद सर ने छोड़ के रिकवर करके आज जो है नेशन वाइड में सर जो है अपना लेक्चर्स दे रहा है और ड्रग्स डी एडिक्शंस पे। तो आज ही सर ने यहाँ पे अच्छा सा कम से कम 40 मिनट्स का एक लेक्चर जो है हमारे यहाँ पे दिया, क्योंकि हमारा मेन मकसद था, क्योंकि हम एक बड़ा ह्यूज यहाँ पे एक सेमिनार नहीं कर पाए, क्योंकि आज जो है ना मेन जो हमारे टीचर्स है, एजुकेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर है, जो हमारे कंसर्न है, उनके लिए वर्कशॉप किया था। और आप मीडिया की वसादत से जो है पूरा जो मैसेज जो डिसमिनेट करना चाहते हैं, हमारा पंकी साहब आपको बताएंगे। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लद्दाख एकेडमी का कि उन्होंने HVT को और हमारी संस्था को मौका दिया। एक बहुत ही बर्निंग इशू विच इज़ अबाउट ड्रग एडिक्शन, जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा की। उस बारे में हमने बात की कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज बोला जाता है ओनली प्रिवेंशन इज़ ओनली द क्योर, अवेयरनेस इज़ ओनली द क्योर, क्योंकि अभी तक इसकी दुनिया में कोई दवाई बनी नहीं है। और लद्दाख और कारगिल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी ये चीज़ जो है अब क्रीप इन कर चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के समाज को भी खोखला कर रही है। पर ये अभी लकी है कि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और लद्दाख एकेडमी जैसे जो इंस्टीट्यूट्स और NGOs हैं, अगर शुरू में ही इस चीज़ को यहाँ पे पकड़ लेंगे तो शायद इनको हमारी ऐसी स्टोरी सुनने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन जो है, ये एक ऐसा दैत्य है या ऐसा एक वो है जो समाज को ख़त्म करता जा रहा है। और हमारी यंग जनरेशन जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को, पहले तो नशा सिर्फ लड़कों के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आज की डेट में लड़कियां भी उतना इससे इन्फ्लुएंस हो रही है और इस चीज़ में फंसती जा रही है।
और ये हम लोगों की सामाजिक जिम्मेवारी बन जाती है कि ये सिर्फ एक किसी संस्था का जो है ये दायित्व नहीं है. दिस इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टू कम अहेड एंड फाइट दिस मेनेंस. और हमने यहाँ पे नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स को शुरू करने का भी हम प्रयास करेंगे, जो एक अल्टीमेट आंसर है एडिक्शन के लिए, इस चीज से बाहर आने के लिए और इस चीज से बचने के लिए. थैंक यू. सर, जिस तरह से HVT फाउंडेशन के द्वारा संभव मिशन के जरिए आप लोग ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी लद्दाख के जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफी अफेक्टेड हैं, लेकर भी और दो दूसरी जगह हैं. इस हवाले से HVT फाउंडेशन का लद्दाख स्पेसिफिक किस तरह के फोकस रहेगा, और साथ में चूंकि आप खुद ड्रग एडिक्ट रहे हैं और आप रिहैब होकर रिकवर हुआ है, और किस तरह के संदेश आप देना चाहेंगे? जो अभी आपने ये क्वेश्चन किया कि किस तरह का संदेश मैं देना चाहूंगा, जो एडिक्शन है ये है ना सोसाइटी में एक टैबू की तरह है अभी हमारे, और एक्सेप्टेंस सोसाइटी में भी है नहीं इस चीज को लेकर के, और फैमिली डिनाइल्स बहुत स्ट्रांग है बेसिकली, और कोई इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये टॉपिक शेम, गिल्ट, फेयर का है. इसमें बहुत शर्म है, बहुत पेन है इस टॉपिक में, और हर फैमिली डिनाई करती कि उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये किसी फैमिली या किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और सोसाइटी में ही हम लोगों को रहना है. जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगी, वो हैंड होल्डिंग नहीं करेगी, तब तक इस मेनेंस से बचना बहुत मुश्किल है. कारगिल का इधर युद्ध हुआ, दुश्मन सामने दिख रहा था, उन्होंने जाकर के उसको काउंटर किया, लेकिन ये तो ऐसा दुश्मन है जो हमारे घरों के अंदर ही छुपा हुआ है, ये दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है. तो इट्स अ इनविजिबल एनिमी जिसको सोसाइटी इकट्ठे मिलकर के ही लड़ सकती है. और ये बिल्कुल हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, इसको हम लद्दाख के हर कोने तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लद्दाख हमारी कंट्री का एक ऐसा भाग है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत है, एंड स्पेशली इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, क्योंकि बचपन से हम लद्दाख ट्रेवल कर रहे हैं. और यहाँ का इनोसेंस और जो है वो नशा खत्म कर देगा सर, अगर सही टाइम पे हम लोगों ने इंटरवेन नहीं किया. हमारी लाइफ तो जैसी थी वैसी निकल गई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो हम आगे शेयर कर सके और सोसाइटी की हैंड होल्डिंग कर सके, एंड हम भी सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह आगे आ सके. तो जिस तरह काफी सारे जो बच्चे एडिक्ट होता है, ड्रग्स एडिक्ट, हेरोइन एडिक्ट, उसको पकड़ा जाता है, पुलिस बाद में उसको कोर्ट में पेशी किया जाता है, तो ये नहीं लगता कि आपको वहां से जज उसको बिल्कुल कुछ जुर्माना करके बाइज्जत बरी करता है, उसकी बजाय सीधा रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको अगर किया जाए, तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा? उस हिसाब से क्या लगता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसके लिए मैंने एक PIL भी फाइल की है हिमाचल में. हमारे लॉज जो हैं वो एक एडिक्ट को भी एज अ क्रिमिनल ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर देशों में देखो तो एक मौका पहले उनको दिया जाता है कि आप रिहेबिलिटेशन को चूज करो, नहीं तो आप सेंटेंस में जाओ. और शायद इंडिया में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लॉ को चेंज करने के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एडिक्ट्स और पैडलर्स में डिफ्रेंशिएट करना शुरू करें. और इंडियन लॉ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, बिकॉज वो उनका अपना एक संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन या डेफिनेटली एक मौका तो हर एडिक्ट को मिलना चाहिए ताकि वो भी इस चीज से बाहर आ सके. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप काफी टाइम तक एडिक्ट रहे हैं और वहां से रिकवर होके अब आ गया. तो एडिक्शन तो हर एडिक्ट की स्टोरी सेम वही रहती है, वही हताशा, वही निराशा, वही अंधेरा और ड्रैग डाउन, डिप्रेशन, वो सारी चीजें. जैसे ही मैंने जिंदगी में, नशा सीधे हीरोइन तक नहीं पहुंचता, हमको फर्स्ट स्टेज में इसको काउंटर करना था. और मेरी लाइफ स्टोरी में भी वही, अगर मैं सिगरेट और बीड़ी, वो जो गेटवे टू द ड्रग्स बोलते हैं, अगर वहीं पे मेरे को उसे पकड़ लिया जाता या कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद मैं उस स्टेज तक कभी पहुंचता नहीं. एंड हमको वही है कि उसी फर्स्ट स्टेज में इस चीज़ को कंट्रोल कर करके आगे आना है. मैं बड़ा लकी था कि मेरे को एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर मिला, नया सवेरा, जिसका नाम था अरविंद जी मेरे काउंसलर थे, सुरेश जी थे, दादा थे,
और उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया हमको, है ना, इस चीज़ से बाहर आने के लिए। और वैसा ही मोटिवेशन आज की डेट में भी चाहिए कि एक एडिक्ट को एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, एक समझने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। एंड आई वॉज लकी कि मेरे को लाइफ में वो लोग मिले। और मेरी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल सोसाइटी ने भी प्ले किया हुआ है। मैं बहुत क्लोज इनकाउंटर्स मेरे रिलैप्स के साथ हुए हैं, और उस टाइम सोसाइटी ने ही आगे आकर के मेरी पीठ पे, मेरे कंधे पे हाथ रख करके मेरे को जो है पीछे लेकर के आए हैं, वो इस चीज़ से बचाया उन लोगों ने। और अगेन सेइंग कि सोसाइटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल सपोर्ट विच इज़ नीडेड इन दिस, जो इस चीज़ में चाहिए वो सोसाइटी का ही रोल है, जिस मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया हुआ है। एंड आई एम श्योर with such huge channels this message will go across India and across the world that addicts are not bad people, don't shame them, help them out. And एक आज के दिन में हमारी सोसाइटी में ये बहुत चला है कि वीडियोस बना करके एकदम से वायरल कर देते हैं कि हमने इसको नशा करते हुए पकड़ लिया, लड़के और लड़कियों को। आई थिंक सोसाइटी को उनको हेल्प करना चाहिए, उनको इस तरीके से शेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी आगे चल कर के अगर वो वीडियो या वो वायरल वीडियो उसकी लाइफ में एक इट कैन बी स्टेगर्ड, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा कभी भी। एंड आई एम श्योर कि इस मीडिया के माध्यम से हम सोसाइटी को ये मैसेज दे सकते हैं कि आप हेल्प करिए, आप शेम मत करिए एक एडिक्ट को। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति एक बार नशा करके एडिक्ट नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एडिक्ट नहीं बनता। वो एक रिपीट नशे को बार बार कंज्यूम करके जिस तरीके से एडिक्ट बनते हैं, उसी तरीके से एक दिन में नशा नहीं छूटता और एक दिन में भी अवेयरनेस नहीं फैलती। अगर आप देखेंगे भी तो हमारे मिशन संभव का जो लोगो है वो है यूनिटी। उसका मतलब है कि जैसे बोलते हैं कि पांचों मिल गई तो मुट्ठी, उसमें होती सबसे ज़्यादा ताकत। उसी तरीके से हमें एडिक्ट्स को एक अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर में अगर किसी को बुखार या खांसी हो जाए तो हम उनको बेदखल नहीं कर देते, हम उनका ख्याल रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी केयर करके उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। उसी तरीके से हमें एडिक्ट्स को भी देखना चाहिए और वही हमारा मिशन है कि एक एक दिन करके, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी बट एक दिन ज़रूर मिलेगी।